चलो मैं ही शुरू कर देता हूँ। पेज नंबर है 94 नंबर का। हम पढ़ रहे हैं चीनी उद्योग के बारे में। देखो मुख्य मुख्य जितने भी उद्योग थे ना, वो तो बड़े बड़े जो हमारे सिलेबस में वो हो गए, परंतु कई बार क्या होता है कि अ, उद्योगों को कुछ बैकग्राउंड होता है। जैसे चीनी उद्योग है तो कृषि आधारित उद्योग है, आर्थिक भूगोल में भी ये मायने रखता है। कौन सा उद्योग है, जनसंख्या के प्रवास को, उत्प्रवास को, इनको भी प्रभावित करते हैं ये सारे के सारे उद्योग। तो उद्योगों के अलावा जो उद्योगों का स्थान है वो भी तो किसी चीज को प्रभावित कर रहा है, जनसंख्या के दबाव को, जनसंख्या के वितरण को। ठीक है, तो कुछ एक चीजों का काम आएगा तो वो थोड़ा सा महत्वपूर्ण रूप से याद रखना। ऐसा ना हो कि कहीं आप ये सोचो कि ये हमारे टॉपिक में है ही नहीं। जब एनसीईआरटी में लिखा हुआ है तो एनसीईआरटी की हर एक चीज है आपको नेट जेआरएफ में भी काम देती है। पीजीटी का कोई भी पेपर हो, जैसे पीजीटी हरियाणा वाला है ज्योग्राफी वाला, तो उसमें भी काम देता है। इसके अलावा केवीएस का है, डी ट्रिपल बी में है, उसमें भी आता काम आता है इसका। एक और है परीक्षा, कौन सी है वो, संतरो तुमने दिया था ना पिछले दिनों, वो पेपर कौन सा था, ईएमआरएस वाला। ये हमारा सवाल है। हाँ, तो वहां पे सभी जगह क्या है, इसमें तो सिर्फ पूरी एनसीईआरटी आती ईएमआरएस में तो पूरी एनसीईआरटी है। है। तो जरूरी है हमें इसमें क्या लिखा है तो उसके बारे में थोड़ा जानकारी है। और बाकी थोड़े थोड़े आंकड़ों से क्या है, इस पर चर्चा करेंगे तो इसमें क्या है, थोड़ा सहूलियत हो जाएगी, इससे थोड़ा नजदीकियां बढ़ेगी हर एक टॉपिक से और हर एक जो कथन लिखा हुआ है। शुरू करते हैं यहाँ पर चीनी उद्योग, 94 नंबर पेज। चीनी उद्योग देश का दूसरा, अब यहीं पे ही क्वेश्चन है सबसे बड़ा, पहला कौन सा है, तो पहला है सूती वस्त्र उद्योग, ये दूसरा है। चीनी उद्योग देश का दूसरा सबसे महत्वपूर्ण कृषि आधारित उद्योग है। अगर आपसे पूछे कि विश्व भारत का सबसे बड़ा कृषि आधारित सबसे बड़ा संगठित उद्योग कौन सा है, तो उसका क्या उत्तर होना चाहिए? सूती होना चाहिए। सूती वस्त्र उद्योग बहुत ज्यादा संगठित उद्योग है, उसमें महिला पुरुष वगैरह सब सारे के सारे कामगार है। भारत विश्व में गन्ना और चीनी दोनों में सबसे बड़ा उत्पादक देश है। यह विश्व की कुल चीनी का कितना लगभग है, 8% है, 8% है उत्पादन करता है। चीनी और गन्ना लगभग दोनों का है विश्व में। चीनी का कितना उत्पादन करता है, 8% करता है। इसके अतिरिक्त गन्ने में खांडसरी, गन्ने से खांडसरी और गुड़ भी तैयार होता है, शक्कर वगैरह वो तैयार होती है। सर ये बताओ, इससे खांड सारी और शक्कर एक ही होती है क्या? हाँ एक ही होती है। अच्छा। ठीक है, यह उद्योग 4 लाख से अधिक लोगों को, अब तो वर्तमान में ज्यादा है, प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष दोनों ही प्रकार से जुड़े हुए हैं। जैसे कि अखांड बेचने वाला या चीनी बेचने वाला व्यक्ति है, वो भी तो उसी चीनी पर ही स्थापित है। एक चीनी बनाने वाला, शुगर मिल में काम करने वाला, एक गन्ने को खेत से मिल तक पहुंचाने वाला, एक गन्ने की बोली लगाने वाला, एक गन्ने के माल के रूप में ढोने वाला ट्रैक्टर है। तो कुछ लोग प्रत्यक्ष रूप से जुड़े होते हैं, प्रत्यक्ष तो किसान होता है और उसका उद्योग करने वाले होते हैं, तो प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष लोग होते हैं। तो इसमें कहता है कि 4 लाख से भी अधिक लोगों को प्रत्यक्ष रूप से और एक बड़ी संख्या में किसानों को अप्रत्यक्ष रूप से रोजगार प्रदान करता है ये चीनी। कच्चे माल के रूप में या कच्चे माल के मौसमी होने के कारण, कच्चा माल मौसमी तो है ना, हर मौसम में आता है, ये हर टाइम तो नहीं मिल पाता है, मौसमी है। कच्चे माल के मौसमी होने के कारण चीनी उद्योग एक मौसमी उद्योग भी है। इस बात को समझे क्या? जैसे खरीफ की फसल है, जायद की फसल है, रबी की फसल है, ये मौसमी फसलें ही तो है। तो जब खरीफ का टाइम आएगा तो खरीफ का मौसम आएगा तो मौसम उसका रहेगा, जायद का आएगा तो जायद का रहेगा। तो गन्ना किसका है, खरीफ का है या रबी का है? गन्ना है वो सर, खरीफ का है। खरीफ। हाँ, इसको पक्का कर लो बस, इन शब्दों को तोड़ तोड़ कर नहीं बोलना, सीधा डायरेक्ट बोलो खरीफ का है। खरीफ यानी गर्मियों का है, और गर्मियों में हम गन्ना हाँ। जूस पीते हैं तो उस समय यह खेतों में होता है, तो वहां से लेके आते हैं, तो उसके अलावा सर्दियों में नहीं होता है ये। दक्षिणी भारत में तो सर्दियों में बुआई होती है ना जी। हाँ, इसके अलावा क्या होता है कि दक्षिणी भारत में तो सर्दी गर्मी है ही नहीं, सिर्फ वहां पर गर्मी गर्मी है, तो इस कारण वहां पर तो 2400
12 महीने ही गन्ने की बुआई रहती है दक्षिणी भारत में। उसके बाद में आधुनिक आधार पर उद्योगों का विकास 1903 में प्रारंभ हुआ। आधुनिक रूप से उद्योग का आविष्कार यानी चीनी उद्योग का आविष्कार है। अब विकास है 1903 में हुआ, जब बिहार में, कहाँ पर हुआ, बिहार में एक चीनी मिल की स्थापना की गई उत्तर भारत में। इसके बाद में बिहार और उत्तर प्रदेश दूसरे भागों में चीनी मिलें खोली गई। 1950-51 में जब आजाद हुए था भारत, उसके बाद में कि 1950-51 में 139 कारखाने प्रचलन में थे। 2011 तक यानी 2010-11 में चीनी मिलों की संख्या बढ़कर, यानी कि चीनी की जो मिलें है ना वो बढ़ी है। इससे लगभग 662 हो गई 2011-12 में, या फिर 2010-11 में जो चीनी चीनी मिलों की जो संख्या है ना वो बढ़कर 662 हो गई। ठीक है, ठीक, 62 है ये। अब है उद्योग की अवस्थिति। ये बहुत महत्वपूर्ण है कि उद्योग कहाँ पर स्थापित होगा। आपको पता ही है कि जहाँ पर खांड सरी का उद्योग होगा तो वह उस जो उत्पादक क्षेत्र है ना वहीं पर ही स्थापित होगा सारा का सारा उद्योग, क्योंकि वहां से लाने ले जाने में क्या है कि घाटा बहुत होता है, और जो गन्ना होता है ना वो सूख जाता है पड़ा पड़ा। इस कारण उसमें चीनी की जो गुणवत्ता है, मिठास है, उसमें कमी आती है। गन्ना एक बारहरास वाली फसल है, ये लाइन सबसे बहुत महत्वपूर्ण है। यही पूछता है फर्स्ट ग्रेड में, ऐसे ही क्वेश्चन आते हैं। गन्ना एक बारहरास वाली फसल है। चीनी का और गन्ने का अनुपात 9:12% है। इसका क्या मतलब है? चीनी और गन्ने का अनुपात वो 9% से 12% के बीच होता है। 9% से 12% के बीच में होता है। इसका मतलब ये है कि 1 क्विंटल गन्ने के उत्पादन से लगभग 9% या 12% के करीब चीनी प्राप्त होती है। हाँ मतलब ह्रास हो गया ना कुंटल के पीछे। हम्म बीज होता है जो उसकी गुणवत्ता पर निर्भर करता है, दक्षिण भारत का जो गुण चीनी है ना, गन्ना है, वो ज्यादा गुणवत्ता है। खेतों में काटकर एकत्रित करने की ढुलाई की अवधि तथा उसमें सुक्रोज की मात्रा, जो मिठास की मात्रा, सूखती रहती है। गन्ने को खेतों में काटने के 24 घंटे के अंदर अंदर ही पेरा जाए यानी कि उसको जो मशीनें होती है ना पिरोने वाली, जूस रस निकालने, निकालने। हाँ रस निकालने, उसको पेरा से संबंधित शब्द लिया है। 24 घंटे के अंदर अंदर पेरा जाए तो अधिक चीनी की खपत होती है, या अधिक चीनी की मात्रा प्राप्त होती है। इसमें एक और समस्या है। राजस्थान में गंगानगर हनुमानगढ़ में जो चीनी मिलें थी ना, यहाँ पर एक चीनी विकास कार्यक्रम से संबंधित कोई काम वर्क चलाया गया था, जिसमें क्या करते थे किसान ही ना, किसानों के कारण शुरू हुआ था। गन्ना क्या असल में होता है कि 6 से 7 फीट का जो गन्ना होता है ना, असल में वही होता है जिसमें चीनी बनने लायक होता है। परंतु किसान क्या करता है, उसको 8 से 9 फीट की कटाई करता है। जो ऊपर 3 फुट का जो कच्चा कच्चा गन्ना होता है ना, वो उसमें पानी होता है सिर्फ, मिठास नहीं होती। कभी आपने खाया होगा, अभी कई बार गन्ना फीका फीका होता है, कच्चा गन्ना होता है। पता नहीं क्या अभी इस चीज को कभी पढ़ा है क्या, इस चीज के बारे में? पक्का हुआ तो चबाया हुआ, बाकी वो कच्चे का पता नहीं। हाँ, ऊपर जो इसका होता है ना, यानी कि ऊपर से लगभग है आधा फुट, 1 फुट, 2 फुट का जो क्षेत्र होता है ना गन्ने का, वो मतलब भी उसमें इतना पका हुआ, जो बिना उपयोग में। हाँ, मतलब ज्यादा पका हुआ नहीं होता। इस कारण से वहाँ चीनी का जो या मिठास की मात्रा बहुत ही कम होती है, परंतु वो भार में तुल जाती है। जैसे होता है हम्म। ना कि फूल गोभी होती है, फूल गोभी के साथ में जो फूल होता है, इसके अलावा जो पीछे बचा हुआ डंठल होता है वो भी तो उसके साथ में तुलता है। तो फूल सही गोभी है के सर। बराबर ही उसकी जो है ना जो उपज, उसकी जो पैसा है ना वो उसके बराबर ही मिलता है, यानी कि उस कचरे का भी पैसा मिलता है। इस कारण से गंगानगर, राजस्थान के उद्योग आएंगे ना तब कोई जिक्र करेंगे उसके बारे में। असल में वो ये कहना चाहता है, इसमें एक समस्या थी इसकी कि किसान क्या करते हैं, ज्यादा उपज, ज्यादा लाभ कमाने के चक्कर में क्या है कि जो मिठास गन्ने की होती है ना, उससे ऊपर का जो फालतू का होता है ना गन्ना, उसको भी उसी में साथ में तोल देते हैं। तो इस कारण से जब मील में आता है तब तो पता चलता है कि 100 क्विंटल गन्ना था,
परंतु उसे निकालते हैं ना तब पता चलता है कि इसमें तो लगभग 20 क्विंटल गन्ना है वो तो फालतू का ही आ गया, और उसका जो पैसा है फिर उसके बाद में फिर सारी समस्या उसके बाद में उत्पन्न होती है। फिर उसको ये 100 क्विंटल पर मिल को उत्पादित करना था, मतलब 10% या 20%, यानी 10 क्विंटल चीनी बनानी थी, परंतु निकली वहां पर 5 क्विंटल ही। तो ये हो जाता है। तो असल में ये कहता है कि 24 घंटे में पूरा जाए तो चीनी की मात्रा अधिक प्राप्त होती है, अतः इस प्रदेश में अधिकांश कारखाने गन्ना उत्पादक क्षेत्रों के निकट ही है। थोड़ा सा ये लाइन भी बहुत महत्वपूर्ण है। यहाँ के अधिकांश कारखाने गन्ना उत्पादक क्षेत्रों के निकट ही स्थित है। अब नाम कर रहा है महाराष्ट्र। महाराष्ट्र की चीनी बहुत ही ज्यादा फेमस है, समुद्र का इलाका है और पास में स्थित है। मुंबई प्रमुख है, इसमें बंदरगाह भी है। महाराष्ट्र देश में अग्रणी चीनी उत्पादक राज्यों में से विकसित हुआ है तथा देश की कुल चीनी उत्पादन में 1/3 भाग रखता है। ये उत्पादन करता है। 1/3 का मतलब क्या है? 33%। 33%। राज्य में, कौन से राज्य में? महाराष्ट्र राज्य में 119 मिलें स्थापित है, जो कि एक संकरी पट्टी के रूप में उत्तर में, उत्तर दिशा में मनमाड़, ये कोई जगह है उत्तर दिशा में महाराष्ट्र की, मनमाड़ से लेकर दक्षिण में कोल्हापुर तक विस्तृत है। इसमें 87 मिलें सहकारी मिलें हैं। तो सहकारी मिलें कौन सी होती है? जो सरकारी सेक्टर में स्थापित होती है वो सहकारी मिलें होती है। तो इसमें 119 जी में सर। से 87 मिलें है ना वो सहकारी है, और 87 3 90 90 100 13 13 और 19 कितने हो गए? 13 दूना 26 और 26 और 6 32, लगभग 32 के करीब मिले हैं। तो वो क्या है? निजी हो सकती है। तो ये तो कह रहा है 87 मिले सहकारी है, तो बाकी बची 26 एक मिले हैं वो निजी सेक्टर की हो सकती है। उसके बाद में चीनी उत्पादन में उत्तर प्रदेश का द्वितीय स्थान है, ये ध्यान रखना थोड़ा सा। वैसे तो कर्नाटक भी आ सकता है, महाराष्ट्र भी, महाराष्ट्र के अलावा कर्नाटक है, तमिलनाडु है, यहाँ भी तो है, आंध्र प्रदेश में भी है। परंतु क्या है, उत्तरी भारत का है, बहुत ही महत्वपूर्ण। उत्तर प्रदेश देश में द्वितीय स्थान रखता है। चीनी उद्योग की दो पेटियां, यहाँ पर कौन कौन सी उद्योग पेटियां? एक तो गंगा यमुना दोआब और तराई प्रदेश में केंद्रित है। गंगा यमुना दोआब में सहारनपुर, नाम पूछ सकता है, सहारनपुर, मुजफ्फरनगर, मेरठ, गाजियाबाद, बागपत और बुलंदशहर मुख्य चीनी के उत्पादक है। जबकि तराई प्रदेश में मुख्य चीनी के उत्पादक जिले लखीमपुर खीरी, बस्ती, गोंडा, गोरखपुर और बहराइच। बहराइच कांड हुआ था अभी, पता है क्या? पिछले कुछ दिनों पहले। नो सर। नहीं सर। वो हुआ वो थे हुआ ना, था। मूर्ति विसर्जन के बाद में, दुर्गा मूर्ति विसर्जन के बाद में वहां पर गोलियां चली थी और बहराइच में एक व्यक्ति की जान चली गई थी, छत पर जी वो सुनिए झंडा सर। वगैरह फहराने। याद है किसी को? तो थोड़ा सा ये ध्यान रखना कि कौन सा गंगा का एक जिला और कौन महाराष्ट्र सा में। तराई प्रदेश का। उसके बाद में तमिलनाडु। तमिलनाडु जिले में कोयम्बटूर, कौन सा बटूर? कोयम्बटूर। उसके बाद में बेलोर, तिरुवन्नमलई, तिरुवन्नमलई, विल्लू विल्लुपुरम और तिरुचिरापल्ली जिले स्थित है कर्नाटक में। अब है कर्नाटक के, कर्नाटक के पतन कौन सा लगता है? पहले तो ये बताओ, पूर्वी घाट लगता है या पश्चिमी घाट लगता है? पश्चिमी। पश्चिमी पश्चिमी घाट। घाट। अब है कर्नाटक में बेलगावी, बेल्लारी, मांड्या, शिवमोगा, विजयपुर और चित्रदुर्ग आदि चीनी के प्रमुख उत्पादक जिले हैं, जहां चीनी उद्योग आंध्र प्रदेश के तटीय जिलों में पूर्वी गोदावरी, यानी आंध्र प्रदेश का कौन सा है? पूर्वी गोदावरी, पश्चिमी गोदावरी, विशाखापट्टनम, और तेलंगाना का कौन कौन सा है? निजामाबाद जिले और मोडक जिले। एक तो थोड़ा सा ये ध्यान रखना, इनको बाहर निकाल के आप सुमेलित करो में क्वेश्चन पूछ सकता है। निम्न उद्योगों को सम्मिलित करो, वहां वो खांड से संबंधित नहीं देगा, वो सिर्फ नाम देगा। यहाँ पे हो सकता है कि हो सकता है चीनी मिल से संबंधित दे दे, वो चीनी खांडसरी उद्योग से संबंधित कह दे कि निम्न जिलों को सम्मिलित करो। तो तेलंगाना का है निजामाबाद और
मेडक जिला में विस्तृत है। बिहार, पंजाब, हरियाणा, मध्य प्रदेश और गुजरात अन्य चीनी उत्पादक राज्य है। यानी कि बिहार है, यूपी के बाद में बिहार, और पंजाब हरियाणा दोनों ही। उसके अलावा एमपी है, राजस्थान के नीचे वाला, और इसके अलावा गुजरात वाला क्षेत्र है। बिहार में सारण, चंपारण, मुजफ्फरपुर, सिवान, दरभंगा और गया। गया बिहार मानचित्र में किसी में दिया होगा। मुख्य गन्ना उत्पादक जिले हैं। पंजाब में सापेक्षिक महत्व कम हो गया है, सापेक्षिक महत्व कम हो गया है गन्ने का इस कारण से। यद्यपि गुरदासपुर पंजाब का है, जलंधर है, संगरूर है, पटियाला है, अमृतसर है, आदि अब भी प्रमुख चीनी उत्पादक है। हरियाणा में चीनी मिलों कहाँ कहाँ पर है हरियाणा में? यमुनानगर, रोहतक, हिसार, फरीदाबाद जिलों आदि में भी है। और गुजरात में कौन से हैं? चीनी उद्योग तुलनात्मक रूप से नया है गुजरात में। यहाँ चीनी की मिलें हैं सूरत, जूनागढ़, राजकोट, अमरेली, वालसद और भावनगर में गन्ने जिले में गन्ना उत्पादन के क्षेत्र स्थित हैं। अब उसके बाद में पेट्रो रसायन। देखो इसमें तो इसने राज्य और राज्य में जिलों के नाम और मुख्य जो चीनी उत्पादक क्षेत्र है ना, उसमें ही पूरे चैप्टर को खत्म कर दिया है इसने। हो सकता है इसके हिसाब से मुख्य हो, क्या बच्चों को यही याद करवाना चाहता है क्या? नाम ही नाम। बाकी इतना ध्यान रखना कि चीनी एक बार ह्रास वाली फसल है और 9% है से लेकर 12% के बीच में इसका उत्पादन होता है। सुक्रोज की मात्रा और ढुलाई की अवधि दोनों पर निर्भर करती है और 24 घंटे में उसको पिरोया जाना बहुत ही महत्वपूर्ण है। महाराष्ट्र है वो पूरे देश का कितना है, 1/3% भाग है, 33% भाग है वो इसका उत्पादन करता है भारत में। और लगभग 119 मिलें हैं और 87 मिलें हैं वो सहकारी में है। यहाँ की एक संकरी पट्टी है जहाँ पर सारी की सारी मिलें स्थित है। उत्तर में ममाड़ से लेकर कोल्हापुर तक विस्तृत है। ये बातें है ना, ये 4-5 बातें ये याद रखना। बाकी आगे वाले अगर छोड़ना चाहो तो छोड़ देना चाहिए, बाकी अगर देखना हो तो देख लेना। उसके बाद में पेट्रो रसायन उद्योगों का यह वर्ग भारत में तेजी से विकसित हो रहा है। उद्योगों की इस श्रेणी के अंतर्गत कई प्रकार के उत्पाद आते हैं। कौन कौन से उत्पाद आते हैं? 1960 में जैव रासायनिक रसायनों की मांग इतनी तेजी से बढ़ी है कि इसे पूरा करना कठिन हो गया है। जैव रसायनों की मांग इस उस समय पेट्रोल परिशोधन उद्योग तेजी से विस्तार हुआ। अपरिष्कृत तेल यानी कि जो परिष्कृत नहीं हुआ हुआ तेल है, अपरिष्कृत पेट्रोल से कई प्रकार की वस्तुएं तैयार की जाती है। इसमें जो अनेक नए उद्योगों के लिए कच्चा माल भी होता है उपलब्ध कराती है। इन्हें सामूहिक रूप से पेट्रो रसायन उद्योग के नाम से जाना जाता है। अब किसी को पता ना हो कि पेट्रो रसायन असल क्या होता है? जो क्रूड ऑयल होता है ना, क्रूड ऑयल के बाद में उससे पेट्रोल बनता है, डीजल बनता है, ग्रीस बनता है, इसके अलावा तारकोल का तेल बनता है, इसके अलावा वेसलीन बनती है, वेसलीन के अलावा सौंदर्य प्रसाधन के भी बहुत सारे जो है वो बनते हैं, ग्लिसरीन बनती है। तो ये सारे के सारे जितने भी चिकनाई से संबंधित जो भी है रॉ मटेरियल तैयार होता है, तो पूरा उस पर जो आधारित उद्योग होते हैं ना, उनको बोलते हैं पेट्रो रसायन उद्योग। अब ये कहता है कि उद्योगों के इस वर्ग में 4 उपवर्ग विभाजित किया गया है। यानी कि पेट्रो रसायन वर्ग को 4 उपवर्गों में विभाजित किया गया है। हो सकता है निम्न में से पूछ लें, निम्न में से कौन सा शामिल नहीं है? पहला है पॉलीमर, पॉलीमर है। दूसरा है कृत्रिम रेशे। तीसरा है स्लेस्टोर्मस, स्ले स्लेस्टोर्मस। नंबर 4 है इलेस्टोमर्स। इलेस्टोर्मस। ठीक है, पहला पॉलीमर हो गया, कृत्रिम रेशे, इलेस्टोर्मस। उसके बाद में पृष्ठ संक्रिया की भी मैं होती तो बता देती हूँ। पृष्ठ संक्रिया ये सरफेस इंटरमीडिएट कुछ होता है, बाकी मुझे भी पता नहीं है इसके बारे में। कल आएंगे भी टीवी में आएंगे तो बात करेंगे उनसे। उसके बाद में मुंबई शैल इनमें नहीं रसायन है उद्योगों। क्या कोई तो? आवाज साफ नहीं आ रही है संतरो तुम्हारी।
मुंबई शैल उद्योग ये रसायन उद्योगों का बोलते प्रमुख। इतने हैं इनमें कोई सेंस आवाज कॉलोनी। नहीं आ रही आपकी साहब। मुंबई शैल रसायन उद्योग का प्रमुख केंद्र है। ये थोड़ा सा मुख्य रूप से याद रखना, ये कि मुंबई है ना, वो शैल रसायन उद्योगों का प्रमुख केंद्र है। पटाखों के उद्योग में उद्योग औरैया उत्तर प्रदेश, जामनगर गांधीनगर और हजीरा गुजरात, नागोथाने रत्नागिरी महाराष्ट्र, हल्दिया वेस्ट बंगाल, विशाखापट्टनम आंध्र प्रदेश में भी स्थित है। ये पटाखों का उद्योग से संबंधित है जो दीपावली पर बजाए गए हैं। रासायनिक और पेट्रो रासायनिक रासायनिक और पेट्रो रासायनिक विभाग के प्रशासनिक नियंत्रण में पेट्रो रसायन सेक्टर के अंतर्गत 3 संस्थाएं काम करती है। पूछ ले कौन कौन सी संस्थाएं काम करती है। तो 3 संस्थाएं काम कर रही है। पहली कौन सी है? भारतीय पेट्रो रासायनिक कॉरपोरेशन लिमिटेड, आईपीसीएल। ये आईपीसीएल है, सार्वजनिक सेक्टर में सार्वजनिक सेक्टर में आती है। यह विभिन्न प्रकार के पेट्रो रसायन जैसे पॉलीमर, रेशा और रेशे से बनने वाले संक्रिय इंटरमीडिएट का निर्माण और वितरण करता है। दूसरा कौन सा है? पेट्रो पेट्रोफिल्स कोऑपरेटिव लिमिटेड। पेट्रोफिल्स कोऑपरेटिव लिमिटेड ये दूसरी कंपनी है जो भारत सरकार एवं बुनकरों की सहकारी संस्थाओं का बुनकरों की सहकारी संस्थाओं का संयुक्त प्रक्रम है। संयुक्त प्रयास है या संयुक्त प्रक्रम है। यह पॉलिस्टर, तंतु सूत और नायलॉन के चिप्स का उत्पादन गुजरात तथा वडोदरा के नलधारी संयंत्रों में काम में करता है। और तीसरा संयंत्र कौन सा है? सेंट्रल इंस्टीट्यूट ऑफ पॉलिस्टर इंजीनियरिंग एंड टेक्नोलॉजी, जो पेट्रोकेमिकल उद्योग को प्रशिक्षण प्रदान करता है। ये है भी 3 प्रकार की 3 संस्थाएं। अब उसके बाद में क्या कहता है कि सार्वजनिक सेक्टर सार्वजनिक सेक्टर में 1961 में स्थापित है। कौन सी? द नेशनल ऑर्गेनिक केमिकल इंडस्ट्रीज लिमिटेड, नो NOCIAL। नेफ्ता पर आधारित मुंबई का पहला रासायनिक उद्योग था। क्या है कि कुछ चीजें सिलेबस में नहीं होने के कारण उनको हमने पढ़ा ही नहीं, और जो चीजें नहीं पढ़ी ना तो वो बहुत ही ज्यादा टिपिकल हो रखी है। जैसे भारत की नदियां पढ़ना उतना ही टिपिकल लगता है जितना नए टॉपिक को देखना है। अगर ये टॉपिक पहले से लगा हुआ होता ना तो अब से लगभग मैं 4-5 बार पढ़ चुका होता, इतना ज्यादा टफ नहीं लग रहा होता। परंतु ये पहली बार ही पढ़ रहे हैं सारा का सारा, सिर्फ एनसीईआरटी के चक्कर में थोड़ा टफ लग रहा है ना इसको पूरी तरह से समझाते भी। अब क्या है कि नेफ्ता पर आधारित मुंबई का पहला रासायनिक उद्योग कौन सा है? 1961 में स्थापित है, नेशनल ऑर्गेनिक केमिकल इंडस्ट्रीज लिमिटेड। इसके बाद अन्य कई कंपनियां बन गई हैं। मुंबई, बरौनी, मेटूर, मिपारी और शिर्रा में स्थित संयंत्र प्लास्टिक की वस्तुओं के लिए प्रमुख उत्पादक है। लगभग 75% इकाइयां लघु पैमाने के सेक्टर है। यह उद्योग पुनः चक्रित रिसाइकिल प्लास्टिक का भी उपयोग करता है, जो कि पूरे उत्पादन का लगभग है 30% है। रिसाइकिल किया हुआ जो प्लास्टिक यूज करते हैं, जैसे प्लास्टिक के डब्बे वगैरह जब हम बेचते हैं ना तो उस कारण से दोबारा से। उसके बाद में संश्लिष्ट धातु का अपनी मजबूती और टिकाऊपन, प्रलक्षणा, धोने पर सिकुड़ने के गुणों के कारण इसका व्यापक रूप से उपयोग कपड़ा बनाने के लिए किया जाता है। संश्लिष्ट तंतु इसकी बात कर रहा है। इसका व्यापक रूप से प्रयोग कपड़ा बनाने के लिए किया जाता है। यह नायलॉन तथा पॉलिस्टर धागा बनाने के संयंत्र कोटा, पिंपरी, मुंबई, मोदीनगर, पुणे, उज्जैन, नागपुर उधाना में लगाए गए हैं। कोटा और वडोदरा में एक्रिलिक कपड़े कपड़े बनाए जाते हैं। एक्रिलिक कपड़े बनाए जाते हैं, ये उस कपड़े की बात कर रहा है जो हम कई बार फ्लेक्स नहीं देखते क्या? फ्लेक्स होता है ना जो
वो कपड़ा ही होता है एक प्रकार का, उससे संबंधित नहीं। यद्यपि प्लास्टिक हमारे दैनिक जीवन में उपयोग के लिए एक अपृथकरणीय यानी कि जिसको पृथक नहीं किया जा सकता, किसको, प्लास्टिक को, किससे, दैनिक जीवन से अपृथकरणीय वस्तु बन गई है और हमारे रहन सहन की पद्धति भी प्रभावित होती है, परंतु जैव निम्नीकरण का गुण न होने के कारण यह हमारे पर्यावरण के लिए सबसे बड़ा खतरा भी बन गया है। इसलिए भारत के विभिन्न राज्यों ने प्लास्टिक के उपयोग को हतोत्साहित किया जा रहा है। क्या आप जानते हैं कि प्लास्टिक किस प्रकार से हमारे पर्यावरण को हानि पहुंचाता है? ऊपर एक मानचित्र दिया हुआ है। भारत में पेट्रोलियम उत्पादों के बड़े निर्यात के रूप में पेट्रोलियम के जो है ना, पेट्रोलियम का उत्पाद होना, पेट्रोलियम का निर्यात होना वो एक अलग बात है। अब ये कह रहा है कि पेट्रोलियम उत्पाद का निर्यात है, पेट्रोलियम से जो चीज बनती है ना उसका निर्यात करता है के रूप में हुआ है। अमेरिका, फ्रांस, ब्रिटेन और साधन संपन्न विकसित देशों में भारत ने पेट्रोलियम उत्पादों को आयात करते हैं। उसके बाद में ज्ञान आधारित उद्योग। ज्ञान आधारित उद्योग कौन कौन से हैं उनके बारे में देखते हैं। अवगम, अवगम प्रौद्योगिकी, ये अवगम आईटी सेक्टर होता है ना, वो उसके बारे में चीज कर बात करें। अवगम प्रौद्योगिकी उन्नति देश की अर्थव्यवस्था का गहरा प्रभाव डालता है। सूचना प्रौद्योगिकी क्रांति ने आर्थिक और सामाजिक रूपांतरण के लिए नई संभावनाएं उत्पन्न कर दी है। भारतीय सॉफ्टवेयर उद्योग यहाँ की अर्थव्यवस्था में सबसे बड़ी तेजी से विकसित हुए हैं सेक्टरों में से एक है। कौन सा? सॉफ्टवेयर उद्योग। सॉफ्टवेयर उद्योग इलेक्ट्रॉनिक हार्डवेयर उत्पादन में आगे बढ़ा है। जो सॉफ्टवेयर निर्माता होते हैं, सॉफ्टवेयर जो कंप्यूटर में जो रन करता है, सॉफ्टवेयर करता है, जैसे विंडो है, एक्सपी है, एक्सेल है, ये सारे के सारे सॉफ्टवेयर है। तो इलेक्ट्रॉनिक हार्डवेयर उत्पादन, इलेक्ट्रॉनिक हार्डवेयर, हार्डवेयर होता है जो उसका ऊपरी ढांचा होता है, वो किसी भी चीज का, जैसे मोबाइल का जो ऊपरी ढांचा होता है वो हार्डवेयर कहलाता है। और मोबाइल के अंदर जो सिस्टम काम करता है, जैसे एंड्रॉयड काम करता है, तो एंड्रॉयड एक सॉफ्टवेयर है। हार्डवेयर उत्पादन से आगे बढ़ गया है। भारत सरकार ने देश में अनेक सॉफ्टवेयर पॉक्स पार्क्स है, ये सॉफ्टवेयर पार्क है, पार्क्स बनाए हैं। भारत ने सॉफ्टवेयर उद्योग को उत्तम उत्पाद उपलब्ध कराने की अवधारणा प्रतिष्ठापित प्राप्त हो चुकी है। बड़ी संख्या में भारतीय सॉफ्टवेयर कंपनियों ने अंतर्राष्ट्रीय गुणवत्ता प्रमाणन प्राप्त कर लिया है। जो आईएसओ द्वारा प्रमाणित होते हैं ना, कुछ एक उद्योग होते हैं जिनको, जो सॉफ्टवेयर निर्माता होते हैं, तो वो भी तो अपना एक प्रमाण पत्र प्राप्त करते हैं। तो उसके बारे में क्या, अंतर्राष्ट्रीय गुणवत्ता जो प्रमाणन प्राप्त कर लिया है। अवगम प्रौद्योगिकी आईटी जो सेक्टर है के क्षेत्र में कार्यरत अधिकांश बहुराष्ट्रीय कंपनियां या तो सॉफ्टवेयर विकास के केंद्र अथवा अनुसंधान विकास केंद्र भारत में है। इस विकास का प्रमुख प्रभाव रोजगार अवसर के सृजन पर पड़ा है, जो प्रतिवर्ष दुगना हो रहा है। ये थोड़ा सा ध्यान रखना। आईटी सेक्टर में जो भी काम कर रहा है, तो वो क्या है कि थोड़ा सा उसमें रोजगार की ज्यादा स्कोप है। उसके बाद में है भारत में उदारीकरण, निजीकरण, वैश्वीकरण, एलपीजी की नीति है ये 1991 में। लिबरलाइजेशन, प्राइवेटाइजेशन और ग्लोबलाइजेशन, इसको संक्षिप्त रूप में एलपीजी की नीति बोलते हैं। भारत में उदारीकरण, उदारीकरण यानी कि सारे उद्योग स्थापित हो सकते हैं। निजीकरण तो समझते ही हो आप, निजीकरण। वैश्वीकरण यानी कि किसी भी किसी भी देश के दूसरे देश के व्यापार को भारत के लिए रास्ते खोलना, वो होता है वैश्वीकरण। एवं औद्योगिक विकास, नई औद्योगिक नीति की घोषणा 1991 में की गई। इस नीति के मुख्य उद्देश्य थे अब तक प्राप्त किए गए लाभ को बढ़ाना, इसमें विकृति अथवा कमियों को दूर करना। ये चीज है, याद रखना थोड़ा सा, क्या क्या इसके उद्देश्य थे और क्या क्या किया इसने। कि अब तक जो प्राप्त किए गए लाभ को बढ़ाना,
यानी लाभ को बढ़ाना। दूसरा है इसमें विकृति अथवा कमियों को दूर करना, ये भी इसका एक है मेन मोटो। उत्पादन और लाभकारी रोजगार से स्व पोषित वृद्धि को बनाए रखना और अंतर्राष्ट्रीय प्रतियोगिता को प्राप्त करना। ये अंतर्राष्ट्रीय प्रतियोगिता यानी कि प्रतिद्वंदता जो होती है ना एक दूसरे के बीच में, जो होड़ जो मचती है काम करने की या फिर व्यापार करने की, उससे संबंधित है। इस नीति के अंतर्गत किए गए उपाय क्या क्या है, इसमें क्या उपाय किया गया। नंबर एक, औद्योगिक लाइसेंस व्यवस्था का समापन। पहले क्या होता था, कोई भी उद्योग है वो अगर भारत में स्थापित होगा तो पहले उसको लाइसेंस लेना पड़ता था। फिर वो उद्योग स्थापित होता उससे पहले वो क्या है कि उसको 4-5 महीने फाइलों के चक्कर में घूमना पड़ता, फिर उनको वकील करना पड़ता, फिर वहाँ की स्थानीय समस्याएं हो जाती, कई बार वनों से संबंधित कुछ दिक्कतें आ जाती कि यहाँ पर ये साल उद्योग स्थापित नहीं करते, पर्यावरणविद उसको मना कर रहे हैं, कई बार सरकारें नहीं मान रही, केंद्र सरकार मान रही तो सरकारें नहीं मान रही, सरकारें मान रही है तो वहां पर जल परिवहन नहीं है, जल का नहीं है, परिवहन नहीं है, रेल परिवहन नहीं है, सड़क सुरक्षा नहीं है, पुलिस व्यवस्था नहीं है। उद्योग तो स्थापित हो गए परंतु उद्योग स्थापित होने से पहले ही वहां का जितना भी मटेरियल डाला था वो चोर चुरा कर लेके गए हैं। तो ये होती है सारी की सारी समस्या। तो उनको पहले लाइसेंस लेना पड़ता है। तो अब क्या किया, नई औद्योगिक के अंतर्गत लाइसेंस व्यवस्था खत्म कर दी। भी आप आइए और उद्योग स्थापित कीजिए, आपको एक बार लाइसेंस की कोई जरूरत नहीं है, आप उद्योग स्थापित कीजिए, धीरे धीरे बन जाएगा। एक तो पहली बात ये है। दूसरा है कि विदेशी तकनीकी, जो विदेश की तकनीक है, विदेशी तकनीकी का निःशुल्क प्रवेश। कोई भी तकनीक आती है, जैसे एंड्रॉयड आया तो पहले यहाँ पर टैक्स ज्यादा कटते थे, कोई भी चीज नहीं लेकर आए, या फिर जैसे ब्रिटेन में बना हुआ कोई भी ट्रैक्टर है या फिर कोई नई टेक्नोलॉजी है या कोई नई मशीन है, तो अगर वो आती है तो उसको क्या है कि पहले टैक्स लगते थे उनके बाजार में, बाजार बनाने से संबंध, अब वो निःशुल्क है। उसके बाद में नंबर 3 है विदेशी निवेश नीति। विदेशी निवेश नीति तो भारत है, भारत भी तो अमेरिका में निवेश कर रहा है, अमेरिका भी भारत में निवेश कर रहा है। तो अगर अमेरिका भारत पर टैक्स लगा दे और भारत अमेरिका पर टैक्स लगाते तो वो तो बात तो एक ही हो गई ना। इस कारण से कहते हैं कि जो अगर दोनों एक दूसरे में निवेश कर रहे हैं तो वहां के उद्योग धंधों की इस्तेमाल संभाल के लिए लगभग वो क्या है कि उन पर ज्यादा टैक्स नहीं लगाते और वो उन पर एक दूसरे पर टैक्स नहीं लगाते। तो कुछ है कि विदेश नीतियां भी बनाई गई है। उसके बाद में पूंजी बाजार की अभिगम्यता। पूंजी बाजार की अभिगम्यता यानी कि जहां पर उद्योग धंधे स्थापित होंगे तो वहीं पर बैंकिंग भी मिलेगा आपको, बीमा सुविधाएं मिलेगी वहां पर, आपको ब्याज के लिए जो बैंकिंग प्रणालियां हैं वो भी आपको वहां पर मिलेगी, सड़क परिवहन संचार वगैरह वो सारी एक ही जगह पर मिलेगी जहाँ उद्योग स्थापित होगा। उसके बाद में खुला व्यापार। खुला व्यापार पहले क्या होता था कि एक सीमित होता था, जैसे 1857 की क्रांति से पहले पहले क्या था कि चीन के साथ में चीनी का चाय का व्यापार होता था, तो वो ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी ने सीमित रखा था आपको कि चाइना में अगर चाय का व्यापार होगा तो सिर्फ ब्रिटिश ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी करेगी। तो उसी प्रकार क्या होता है कि कोई भी कंपनी आती है तो वो कह दे कि भी राजस्थान में अगर कोका कोला बेचनी है तो वो फलाना नाम की कंपनी बेचेगी और कोई दूसरी बेच नहीं सकती। तो वो एकाधिकार हो जाते हैं, तो उन चीजों को खत्म किया गया, तो इस कारण से व्यापार को खुला गया, कोई भी यहाँ पर व्यापार कर सकता है। उसके बाद में है परावस्त परावस्तबद्ध निर्माण कार्यक्रम का उन्मूलन। उन्मूलन हुआ है यानी कि इसको तो उखाड़ कर फेंकना, उन्मूलन होता है किसी चीज को उखाड़ कर फेंकना। ठीक है, देखते हैं इसके सर बारे में। वैसे मुझे इसका मतलब ये आई थिंक ये होगा कि जैसे पहले कार्यक्रम चलते थे ना कि मतलब फेज वाइज प्रोग्राम्स चलते थे ना कि प्रथम फेज में ये हो जाएगा, सेकंड में ये हो जाएगा। तो हम्म। अब वो सिस्टम हटा दिया गया है कि मतलब चरणबद्ध तरीके से होने वाले कामों को रोका गया है। मतलब सारा काम हम्म। ओपन वे में होगा अब। मतलब एक साथ हाँ लेके ये भी है चलेंगे, सही। फेज वाइज कार्यक्रम हटा दिया है। हम्म। तभी तो इसमें परावस्थाबद्ध, ऐसा शब्द कुछ ऐसा यूज किया अवस्थाबद्ध, है। हाँ। हाँ परावस्थाबद्ध निर्माण कार्यक्रम का उन्मूलन हुआ है। इतना तो पता है कि कोई चीज थी उसको क्या उन्मूलन किया गया, तो ठीक है वो की जो। तो उसके बाद में 7 नंबर, औद्योगिक औद्योगिक अवस्थिति कार्यक्रम का उदारीकरण। उद्योगों की जो अवस्थिति है कहाँ पर स्थापित होंगे उन कार्यक्रमों का उदारीकरण, इससे संबंधित क्या है।
पता चला है क्या इससे? औद्योगिक अवस्थिति कार्यक्रम का उदारीकरण, ये कार्यक्रम का उदारीकरण है। पहले उद्योग वगैरह में पहले टाइटनेस ज्यादा थी ना, तो वो ये है कि लूजनेस लेके आए, हम्म, हाँ ऐसे हो सकता है। प्राइवेटलाइजेशन बढ़ा। हम्म। हम्म। ठीक है, बड़े बड़े रूप में आपने ये 7 कार्यक्रम है वो देखे हैं, उपाय अभी इनके बारे में ये किया गया, तो थोड़ा सा ये अच्छी भी है नीति। आपको अगर इसका सन्नी अगर याद रहे ना, 1991 में किसके द्वारा किया गया था, ये उस समय थे वित्त मंत्री मनमोहन सिंह। ठीक है, नीति के प्रमुख 3 लक्ष्य हैं, यही 3 लक्ष्य हैं, उदारीकरण, निजीकरण और वैश्वीकरण। इसको एलपीजी भी कहते हैं, थोड़ा सा ध्यान रखना। लिबराइजेशन, प्राइवेटाइजेशन और ग्लोबलाइजेशन। औद्योगिक लाइसेंस व्यवस्था वस्तुतः सुरक्षा, सामरिक अथवा पर्यावरणिक सरोकार से संबंधित केवल 6 उद्योगों को छोड़कर, कितने उद्योगों को छोड़कर, 6 उद्योगों को छोड़कर, शेष सभी उद्योगों के लिए समाप्त कर दी गई। वो 6 कौन कौन से, अगर किसी के पास लिखे हो या फिर आगे आ जाएंगे तो हम देख लेंगे। कर दी गई उस समय 1956 में सार्वजनिक सेक्टर के लिए सुरक्षित उद्योगों की संख्या 17 से घटाकर 17 सार्वजनिक सेक्टर के लिए सुरक्षित उद्योगों की संख्या 17 से घटकर 4 ही रह गई। परमाणु शक्ति से संबंधित उद्योग, परमाणु शक्ति विभाग की सूची में निर्दिष्टित पदार्थों अथवा रेलवे सार्वजनिक सेक्टरों के अंतर्गत बने रहे। सरकार ने सार्वजनिक उद्यमों के शेयरों में कुछ भाग वित्तीय संस्थाओं, सामान्य जनता और कामगारों को देने का निश्चय किया। संपत्ति दहली, संपत्ति दहली की सीमा समाप्त कर दी गई। थ्रेश होल्ड, क्या है मैम? थ्रेश होल्ड, संपत्ति दहली की सीमा समाप्त कर दी गई। और बिना लाइसेंस सेक्टर में पूंजी लगाने के लिए किसी भी उद्योग को पूर्व सहमति लेने की आवश्यकता नहीं रह गई। ठीक है, ये तो उन्हें केवल निर्धारित आरूप में दिए गए विवरण पत्र ही जमा करने की आवश्यकता होती थी। संपत्ति दहली की सीमा समाप्त कर दी गई। ठीक है, संपत्ति दहली की सीमा ये होता है कि कई बार कोई उद्योग स्थापित होता है ना, तो जैसे हमारे यहाँ पर एक उद्योग स्थापित हुआ राजस्थान में, और सरकार ने पहले ही कह दिया कि आपके पास में अगर 10 करोड़ की परिसंपत्तियां होगी, अगर कल को आपने स्थापित की कंपनी, आपने लोगों से कुछ मतलब भी संबंध बनाए और वहां से आपने सेवाएं आपने बेची और जनता ने आपसे कुछ चीजें खरीदी, आगे आने वाले 5 सालों में आपकी कंपनी है वो दिवालिया घोषित हो जाती है, तो आपके पास तो पैसे ही नहीं है जनता को चुकाने के लिए। तो इस कारण से क्या करना चाहिए, इस कारण से आपको क्या करना है, जो भी कंपनी स्थापित होगी ना, वो 10 करोड़ रुपए पहले सरकार को जमा करवाएगी, ताकि अगर आपकी कंपनी कल को दिवालिया घोषित हो जाए तो उसके बाद में हम है ना उन 10 करोड़ रुपए से जनता से आपने जो भी वादे किए हैं या किसी भी चीज से काम भी आपने खरीदी है तो हम उसको चुका सके, सरकार पर बोझ नहीं बने। उसके बाद में कहा है कि जो लाइसेंस वगैरह लेने के लिए पहले सहमति की जरूरत होती थी, तो अब क्या कहता है कि बस लाइसेंस लेने वगैरह करने के लिए कुछ ज्यादा नहीं है, एक नॉर्मल सा फॉर्म होगा, उस फॉर्म को आप अप्लाई कर दो और जो भी नॉर्मल से बायोडाटा है वो आप उनको भरकर और अपना अपने काम है वो सुचारू रूप से कर सकते हैं। तो विवरण वगैरह पत्र जमा करने की आवश्यकता होती है नॉर्मल। नई औद्योगिक नीति में आर्थिक विकास का ढांचा, इसका आर्थिक विकास का जो ढांचा है, विकास का ऊंचा स्तर प्राप्त करने के लिए सीधी विदेशी सीधा निवेश, यानी कि जो विदेशी हैं वो सीधा निवेश, फॉरेन डायरेक्ट इंटरशिप, एफडीआई। एफडीआई क्या होती है, एफडीआई आती है किन्हीं देशों से, एफडीआई फॉरेन, जो लोग होते हैं जैसे कई बार वसुंधरा राजे पहले भी है और इसके अलावा वर्तमान में जो राजस्थान के मुख्यमंत्री हैं वो भी क्या है कि जब समिट का आयोजन करवाते हैं तो विदेशों से जो भी उद्योग धंधे स्थापित करने वाले होते हैं ना, तो वो जयपुर को प्राथमिकता देते हैं, कई बार कोटा को, कई बार अलवर को प्राथमिकता देते हैं, तो वो यहाँ पर निवेश करने के लिए आते हैं भी मैं इस सेक्टर में निवेश करूंगा।
राजस्थान में एक उद्योग है, ये उद्योग स्थिरता पकड़े हुए है, मैं इसमें निवेश करूंगा, यहाँ का जितना भी जो भी लाभांश होगा उसमें मेरा ये हिस्सेदारी रहेगी, तो वो होता है निवेश। आप आइए और यहाँ पर हमारे बंद पड़े हुए उद्योगों को स्टार्ट कीजिए, निवेश कीजिए, और इसका इतना प्रतिशत है वो हमको आपको देंगे। जैसे है ना अपने बाड़मेर में जो पंचपदरा रिफाइनरी है, उसमें है ना HPCL का जो कितना प्रतिशत है, 24% है क्या, केंद्र सरकार और राज्य सरकार का, तो वो अलग अलग प्रतिशत है, तो वो निवेश पर ही आधारित है। तो ऐसे बहुत सारे निवेश पर है, तो वो FDI कहलाता है, FDI। तो विदेशी सीधा निवेश FDI घरेलू निवेश के पूरक के रूप में देखा गया है। FDI घरेलू निवेश तथा उपभोक्ताओं को जिन तकनीकी उन्नयन, वैश्विक वैश्विक प्रबंधन कुशलता और व्यवहारिकता का अभिगमन, प्राकृतिक और मानवीय संसाधनों का सर्वोत्तम उपयोग के लिए उपयोग आदि के प्रावधान द्वारा लाभ प्राप्त प्रदान करता है। इन सभी बातों को ध्यान में रखते हुए, तो उठपटांग सी बात नहीं है, पढ़ लेना एक बार। इन सभी बातों को ध्यान में रखते हुए विदेशी निवेश का उदारीकरण हुआ है, विदेशी जो निवेश है ना उसका उदारीकरण हुआ है, तथा सरकार ने विदेशी प्रत्यक्ष निवेश के लिए स्वचालित मार्ग तक पहुंचने की सहमति भी दी है। सरकार ने औद्योगिक संबंधी सभी नीतियों में से परिवर्तन की घोषणा की है। पर्यावरणीय कारणों के बड़े शहरों में उनके निकट उद्योगों की स्थिति को हतोत्साहित भी किया है। बड़े नगर है, वहां पर पर्यावरणीय कोई अच्छा सेक्टर है, क्षेत्र है, तो वहां पर उद्योग हतोत्साहित भी हुए, वहां लगाने नहीं दिया गया पर्यावरणीय समस्याओं के कारण। औद्योगिक नीति में उदारता घरेलू और बहुराष्ट्रीय दोनों ही व्यक्तिगत पूंजी निवेशकों को आकर्षित करते हैं, या तो घरेलू जो भारत के हों और बहुराष्ट्रीय जो बाहर के हों, दोनों व्यक्तिगत पूंजी निवेशकों को आकर्षित करने के लिए दिखाई गई है। नए सेक्टर जैसे खनन, दूरसंचार, राजमार्ग निर्माण और व्यवस्था को व्यक्तिगत कंपनियों के लिए पूरा खोल दिया गया है, व्यक्तिगत कंपनियों के लिए पूरा खोल दिया गया है। इन सभी छूटों के दौरान विदेशी प्रत्यक्ष निवेश आशाओं के अनुकूल नहीं था। स्वीकृत और वास्तविक विदेशी प्रत्यक्ष निवेश FDI बहुत अंतर था। यद्यपि विदेशी सहयोग की संख्या बढ़ी है, विदेशी सहयोग की जो संख्या तो बढ़ी है, परंतु इस निवेश का बड़ा भाग घरेलू उपकरणों, वित्त सेवा, इलेक्ट्रॉनिक्स और विद्युत उपकरण और खाद्य एवं दूध उत्पादकों में लगाया जा चुका है। वैश्वीकरण का अर्थ है देश की अर्थव्यवस्था को विश्व की अर्थव्यवस्था के साथ एकीकृत करना, किसी देश की अर्थव्यवस्था को विश्व की अर्थव्यवस्था से एकीकृत करना। इस प्रक्रिया के अंतर्गत समान और पूंजी सहित, इसके अंतर्गत है सामान और पूंजी सहित सेवाएं, श्रम और संसाधन एक देश से दूसरे देश में स्वतंत्रता पूर्वक पहुंचाए जा सकते हैं। घरेलू और बाह्य प्रतिस्पर्धा के लिए बाजार प्रक्रियाएं व्यापक रूप से विदेशी निवेश और तकनीकी पूर्तिकारों के लिए साथ प्रभावी संबंध को सुसाध्य बनाकर वैश्वीकरण को आगे बढ़ाया जाना है। थोड़ा सा पिछला एक मैप है वो देख लेते हैं। सॉफ्टवेयर टेक्नोलॉजी पार्क है ये, एक तो जयपुर में, दिल्ली, नोएडा, मोहाली, शिमला, देहरादून, श्रीनगर, गांधीनगर, इंदौर, मुंबई, मणिपाल, और उसके बाद में आ जाता है केरल तक, तिरुवनंतपुरम। उसके बाद में वापस ऊपर की तरफ जाते हैं तो मैसूर है, बेंगलुरु है, चेन्नई है, हैदराबाद है, इंदौर है, कानपुर है, लखनऊ है। ये है सारे के सारे मुख्य मुख्य। जैसे राजस्थान की राजधानी जयपुर है, गुजरात की राजधानी गांधीनगर है, MP की राजधानी भोपाल है क्या? जी भोपाल है। भोपाल है। और महाराष्ट्र की मुंबई हो गई, इसके अलावा पुणे भी है। बाकी कर्नाटक में मणिपाल है, मणिपाल क्षेत्र है, बेंगलुरु है, सिलिकॉन वैली भी कहते हैं क्या बेंगलुरु को। मैसूर कर्नाटक वाला है, चेन्नई तमिलनाडु का है, हैदराबाद तेलंगाना की राजधानी है। उसके अलावा
उड़ीसा की राजधानी क्या है? भुवनेश्वर। कोलकाता है। वेस्ट बंगाल की राजधानी? यूपी की है कानपुर और लखनऊ दोनों है। नोएडा, देहरादून, शिमला, श्रीनगर। ये कुछ सॉफ्टवेयर टेक्नोलॉजी पार्क है, देख लेना अभी बड़ा बड़ा रूप में। बाकी तो बड़ा सेक्टर है अपना। टॉपिक जो इम्पोर्टेंट था वो शुरू होने वाला है। औद्योगिक प्रदेश थे, इसको पूरा मन लगा कर पढ़ेंगे। मेरे वाले में तो क्या, बच्चों ने कॉपी इतनी ज्यादा खराब कर रखी है कि रबड़ से मिटाते मिटाते मेरे तो हाथ। चलो शुरू करते हैं। क्या भारतीय संदर्भ में अर्थ क्या है इसका? नंबर एक है भारत में आर्थिक क्रियाओं के नंबर एक है भारत में आर्थिक क्रियाओं के विभिन्न क्षेत्रों में विदेशी कंपनियों की पूंजी निवेश की सुविधा उपलब्ध कराकर विदेशी प्रत्यक्ष निवेश के लिए अर्थव्यवस्था को खोलना। नंबर दो है भारत में बहुराष्ट्रीय कंपनियों के प्रवेश पर लगे प्रतिबंधों और बाधाओं को खत्म करना। नंबर तीन है भारतीय कंपनियों को विदेश भारतीय कंपनियों को देश में विदेशी कंपनियों के सहयोग से उद्योग खोलने की अनुमति प्रदान करना और उनके सहयोग से विदेशों में साझा उद्योग स्थापित करने के लिए प्रोत्साहित करना। नंबर चार पहले शुल्क दर के मात्रात्मक प्रतिबंधों में कमी लाकर बड़ी मात्रा में आयात और उदारता कार्यक्रम क्रियान्वित करना है तथा आयात के करों को स्तर पर ध्यान में रखते हुए उनको नीचे लाना है। नंबर पाँच है निर्यात प्रोत्साहन के एक वर्ग के बजाय निर्यात को बढ़ाने के लिए विनिमय दर को छोड़ो, इसको समस्या है। अब यहाँ से शुरू हो जाओगे, एक एक बात है वो पढ़ेंगे हम। हमारे लेसन में हमारे सिलेबस में मुख्यतः एक ये टॉपिक है ना जो बहुत महत्वपूर्ण रूप से जुड़ा हुआ है, भारत के औद्योगिक प्रदेश। हर एक बात जो एनसीईआरटी में लिखी हुई है, चाहे समझ में आए चाहे न आए, याद करोगे आप इससे। यहाँ से आए तो बहुत बढ़िया बात है, न आए तो आप अंडरलाइन करो, बाहर निकालो उसको, कैसे भी करो, वो बात याद रहनी चाहिए। भारत के औद्योगिक प्रदेश। देश में उद्योगों का वितरण। उद्योगों की बात कहाँ से हो रही है? उद्योग तो उन्हीं की बात हो रही है ना जो जो द्वितीय सेक्टर के है ना, जो भी स्थापित है उनकी बात हो रही है। यानी कि प्राथमिक सेक्टर के उत्पादों का जो प्रयोग करता है वो उद्योगों में होता है। तीसरा तो सेवा सेक्टर हो जाता है। ठीक है, तो उद्योगों का वितरण समान रूप से नहीं है। ये तो बड़ी बात है कि अरावली है, कहीं पर मरुस्थल है, कहीं पर पठारी भाग है, कहीं पर मैदानी भाग है, कहीं पर नदी बाढ़ प्रभावित क्षेत्र है, कहीं पर उपजाऊ भूमि है, काली मृदा का मैदान है, कहीं पर तटीय भाग है। तो इसके अलावा राजस्थान में भी तो तट तो लगता ही नहीं है पास में, है ना। तो इस प्रकार से अलग अलग चीज है कि समान रूप से नहीं है। उद्योग कुछ अनुकूल अवस्थिति कारकों से कुछ निश्चित स्थानों पर केंद्रित हो जाते हैं। तो कुछ उद्योग होते हैं अनुकूल अवस्थिति, कि उनकी स्थिति अनुकूल होती है वहां पे, तो वहां स्थित हो गए। कुछ होते हैं कि निश्चित स्थानों पर ही केंद्र हो जाते हैं, जिनके कारण उद्योगों को समूहन पहचानने के लिए कई सूचकांकों का प्रयोग किया जाता है। यानी कि कुछ सूचकांक होती हैं जिनसे उद्योगों का समूहन, उनका जोड़ा या उनका समूहन या फिर उनका ग्रुप, उस ग्रुप को पहचान सकते हैं किससे? कुछ सूचकांकों के जरिए, जिनमें प्रमुख है औद्योगिक इकाइयों की संख्या। कौन से? इनमें है औद्योगिक इकाइयों की संख्या, कौन से कहाँ पर है सबसे ज्यादा। एक जगह पर 5 लगे हैं, एक जगह पर 25 लगे हैं, तो हमें पता चलता है कि यहाँ सबसे ज्यादा कौन से हैं। एक जगह पर तो ज्यादा नमक के 25 लगे हुए हैं, एक जगह पर नमक का है ही नहीं कोई नहीं, तो हमें पता चलता है कि हाँ यहाँ पर नमक उद्योग बहुत ज्यादा है। तो उस पर सेक्टर पर हम कह सकते हैं कि यहाँ पर मुख्य जो खनिज है ना उद्योग है वो नमक आधारित उद्योग है। ठीक है, तो क्या है? औद्योगिक इकाइयों की संख्या। नंबर दो है औद्योगिक कर्मियों की संख्या। औद्योगिक कर्मियों की संख्या, ये कई बार सूती वस्त्र उद्योग के साथ में कंपेयर किया जाता है। भारत का वह सबसे ज्यादा बड़ा उद्योग कौन सा है जहाँ पर कर्मियों की संख्या ज्यादा है, उसमें काम करने वाले कारीगरों की ज्यादा है संख्या? तो वो सूती वस्त्र उद्योग के रूप में पनपता है, क्योंकि मुंबई में सबसे ज्यादा पहले स्थापना हुई थी इसकी, सूती वस्त्र उद्योग की। जब गांधी जी ने खादी अपनाओ का नारा दिया तो उस समय महिलाएं और पुरुष जितने भी थे भारत भर के, राजस्थान, महाराष्ट्र, गुजरात, गोवा, पांडिचेरी जितने भी थे ना, सभी राज्यों ने मुंबई की बहुत सारी कंपनियों में
अपना नाम पंजीकृत करवा दिया। नाम पंजीकृत करवा दिया, उसके बाद में सरकार ने उनका देखते हुए भारत की आज़ादी के बाद में उनके लिए कुछ प्रोत्साहन राशियां भी प्रदान की, प्रोत्साहन राशि भी प्रदान की कुछ लोगों को कि उन्होंने वो सूती वस्त्र के निर्माण के लिए या उन उद्योगों के विकास के लिए कुछ काम किया है। फिर उनको उद्योगों को स्थापित करने के लिए, घर में काम करने के लिए उनको कुछ थोड़ा बहुत लोन वगैरह, सब्सिडी वगैरह, पैसे भी मिले। तो इस कारण से कहते हैं कि जब सूती वस्त्र उद्योग स्थापित हुआ ना, तो पूरे भारत के लोगों ने वहां पर नामांकन करवाया, स्त्रियां, महिला सभी ने नामांकन कराया। तो उद्योग, जो सूती वस्त्र का उद्योग है ना, वो सबसे ज्यादा कारीगरों वाला या सबसे ज्यादा जो कर्मियों वाला उद्योग बन गया भारत का। आगे आएगा शायद, आए तो ठीक है, न आए तो कोई बड़ी बात नहीं है। जो भारत की ज्योग्राफी स्पेशल पढ़ते हैं ना सूती वस्त्र की, तब आती है ये बातें। नंबर 2 है औद्योगिक कर्मियों की संख्या। नंबर 3 है औद्योगिक क्षेत्रों के लिए, जो औद्योगिक क्षेत्र है, औद्योगिक उद्देश्यों के लिए उपयोग में की जाने वाली उपयुक्त शक्ति की मात्रा। प्रयुक्त शक्ति की मात्रा, कौन सी प्रयुक्त शक्ति? मानव शक्ति या जल विद्युत वगैरह उनकी, देखते हैं कौन सी शक्ति की बात कर रहा है, आ जाएगा आगे। उसके नंबर 4 है कुल औद्योगिक निर्गत, कुल औद्योगिक निर्गत आउटपुट। किसी भी उद्योग को स्थापित करने के बाद में आउटपुट कितने हैं, उसके निर्गत कितने हैं। उसके बाद में 5 है उत्पादन प्रक्रिया जन्य मूल्य, उत्पादन प्रक्रिया जन्य मूल्य। कुछ एक बातें तो ऊटपटांग सी है। देखो 5 नाम याद रखने हैं आपको बहुत। उद्देश्यों के समूह को पहचानने के लिए कई सूचकांकों का प्रयोग किया जाता है, जिनमें प्रमुख है, तो वो पूछ सकता है निम्न में से कौन सा नहीं है, कौन सा है। तो आप ये याद रखना 5 के 5। उत्पादन प्रक्रिया जन्य मूल्य। देश के प्रमुख औद्योगिक प्रदेशों में सविस्तार से आगे प्रस्तुत किया गया 8.13 नंबर का चित्र है। पहले चित्र ही देख लेते हैं। 8.13 एक तो है इसमें गुजरात का, बड़े बड़े रूप में देख लो। एक तो गुजरात है, ये यहाँ से शुरू करते हैं। पहले शुरू करते हैं मुंबई से। मुंबई क्षेत्र है, तट लगता है इसमें, पहली बात तो आपको याद रखनी है कि मुंबई क्षेत्र है, तट लगता है पश्चिमी। उसके बाद में गुजरात क्षेत्र है, तट लगता है पश्चिमी। उसके बाद में है, ये पूरा ही नाम है इसका, दिल्ली गुड़गांव मेरठ क्षेत्र, दिल्ली गुड़गांव मेरठ क्षेत्र। अब यहाँ पर कोटा, बारां, झालावाड़ राजस्थान का, जयपुर वगैरह भूल जाना, अलवर वगैरह राष्ट्रीय राजधानी, ये इसका क्षेत्र है। इसके अलावा आगे आता है छोटा नागपुर का पठार, जस्ट इसके पास में, बस बिल्कुल थोड़ी सी जगह छोड़कर एक और आ जाता है हुगली नदी का क्षेत्र, हुगली नदी का क्षेत्र। पूर्वोत्तर भारत में 7 सिस्टर में कोई नहीं है। इसके अलावा एक है, देखो विशाखापट्टनम गंटूर क्षेत्र, विशाखापट्टनम क्षेत्र का है, छोटा है ये। इसके अलावा एक और है, तट तो नहीं लगता है इसके, बेंगलुरु तमिलनाडु क्षेत्र का। और इसके बाद में है दक्षिणी भारत में है कोल्लम, तिरुवनंतपुरम ही होना चाहिए शायद, ये तिरुवनंतपुरम लिख रहा है। तो टोटल कितने, तिरुवनंतपुरम। एक टोटल कितने हो गए, 1 2 3 4 5 6 7 8, 8 है। अगर आपसे पूछे कि टोटल भारत में कुल कितने औद्योगिक प्रदेश है, संख्या पूछे तो 8। अगर आपसे पूछे कि दक्षिणी भारत में कौन कौन से है, तो दक्षिणी भारत का बेंगलुरु तमिलनाडु क्षेत्र वाला है, और तटीय है कोल्लम और तिरुवनंतपुरम वाला। इसके अलावा पूछे कि महाराष्ट्र का एकमात्र कौन सा है, तो महाराष्ट्र में मुंबई ठाणे है, मुंबई पुणे है। गुजरात का है, गुजरात क्षेत्र है। और बिहार से नीचे कौन सा है, झारखंड, झारखंड और वेस्ट बंगाल में दो है ये। छोटा नागपुर का पठार। ये 8 नाम है।
ये 8 नामों को आपको ध्यान रखना है कि निम्न में से कौन सा नहीं है। कई बार वो कह देता है कि कोलकाता, कोलकाता क्षेत्र, तो कोलकाता क्षेत्र यहाँ पर नहीं है। हाँ, हो सकता है यहाँ पर कोलकाता एक उत्पादक क्षेत्र के रूप में हो, परंतु मुख्य जो औद्योगिक क्षेत्र है वह हुगली नदी क्षेत्र, छोटा नागपुर का पठार। हो सकता है वो कह दे दामोदर, दामोदर ऐसा रावी। भी आ सकता है सर, मुख्य औद्योगिक प्रदेश में जो लघु औद्योगिक प्रदेश है उनको पूछ ले, हाँ, ये भी तो पता है कौन ना सा मुख्य नहीं है। ये भी तो आएगा ना। तो यही तो मैं कह रहा हूँ ना कि जो नाम है ना, ये नाम जो 8 दिखे हैं, ये सबसे बड़े नाम है। इसके अलावा छोटे लघु भी तो दांत साथ में दे सकता है। 3 बड़े नाम दे दे और एक छोटा नाम लघु वाला दे दे, तो हमें लगेगा कि हाँ वैसा ही है। जैसे पढ़ेंगे ना आगे तो जैसे जैसे पता चलता जाएगा। चलो शुरुआत करते हैं मुंबई औद्योगिक प्रदेश से। पहला ही है, यह मुंबई और ठाणे से पुणे व नासिक और सोलापुर जिलों के सपर्शी क्षेत्रों तक विस्तृत है। मुंबई, ठाणे ये दोनों तो इकट्ठे हैं। इसके अलावा पुणे महाराष्ट्र में, नासिक भी महाराष्ट्र में और सोलापुर यहाँ तक के सपर्शी क्षेत्रों में विकसित है। आपको पहले पता होगा कि भारत की आज़ादी से पूर्व जब राजस्थान का एकीकरण हो रहा था तो उसमें सिरोही को मुंबई प्रांत में मिलाया गया था। महाराष्ट्र तो अब बना है, ये महाराष्ट्र तो अब बना है, परंतु पहले गुजरात का दक्षिणी इलाका, इसके अलावा गोवा, कर्नाटक का उत्तरी भाग है, इसके अलावा तेलंगाना, मध्य प्रदेश का लगभग आधा भाग है, और पूरा का पूरा महाराष्ट्र, ये सारा का सारा मुंबई के नाम से जाना जाता था, मुंबई प्रांत के नाम से। सोलापुर तक है। इसके अतिरिक्त रायगढ़, इसके अतिरिक्त यानी कि इन नाम के अतिरिक्त पुणे, नासिक, सोलापुर संपर्कवर्ती क्षेत्र के, इसके अतिरिक्त कौन सा है? रायगढ़, अहमदनगर, सतारा महाराष्ट्र का, सांगली व जलगांव जिलों में औद्योगिक विकास तेजी से हुआ है। इस प्रदेश का विकास सूती वस्त्र, विकास किस चीज में हुआ है? मुंबई में सूती वस्त्र उद्योग की स्थापना के साथ में प्रारंभ हुआ। इस औद्योगिक, इस प्रदेश का विकास है ना वो मुंबई में सूती वस्त्र उद्योग के, वो नाम क्या था? कावस जी डाबर थे क्या वो? कावस जी डाबर, सूती वस्त्र उद्योग से संबंधित। हाँ, जी सर। कावस जी डाबर। मुंबई में कपास के, ये बहुत अच्छी लाइन है, मुंबई में कपास के पृष्ठ प्रदेश में स्थित होने से नम जलवायु के कारण मुंबई में सूती वस्त्र उद्योग का विकास हुआ है। अब आप बताओ पृष्ठ प्रदेश क्या कहलाता है? पृष्ठ प्रदेश किसे कहते हैं? अब मैं आपसे अगर पूछूं कि भी बताओ मुंबई का पृष्ठ प्रदेश बड़ा है, गुजरात का है कि दिल्ली का है कि हुगली नदी का है? किसका पृष्ठ प्रदेश बड़ा है? क्वेश्चन यही है, फर्स्ट ग्रेड का तो क्वेश्चन यही है। 4 ऑप्शन है, 4 कोई भी ले लो। वो पूछेगा निम्न में से कौन सा, किसका पृष्ठ प्रदेश सबसे बड़ा है? पहले पता तो ना नहीं पृष्ठ प्रदेश है क्या है। और बताओ कोई पृष्ठ प्रदेश क्या होता है? पृष्ठ प्रदेश क्या होता है? अब देखो मुंबई की मध्य तरफ देखो। प्रदेश किसे कहते हैं सर, नहीं पता सर। हाँ तो यही तो बताऊं, पृष्ठ मतलब है पीछे का प्रदेश। असल में तो बात यही कहना चाहता है कि पीछे का प्रदेश, किसके पीछे का मतलब प्रदेश है? यहाँ दिखा है उनके एरिया दिखा रखा है उनमें से क्या? नहीं नहीं, इसका पृष्ठ प्रदेश देखो, मुंबई का जो पृष्ठ प्रदेश है ना तो वो पूरी की पूरी पूरा तो महाराष्ट्र लेता है, और पूरा का पूरा मध्य प्रदेश लेता है, कर्नाटक का क्षेत्र लेता है, तेलंगाना का क्षेत्र ले लेता है। तो यहाँ तक का है ना पूरा का पूरा पृष्ठ प्रदेश लेता है, और यहाँ पर भी सबसे ज्यादा जनसंख्या को प्रभावित करता है। जो कैचमेंट एरिया बोलते हैं ना जिसको, किसी भी औद्योगिक प्रदेश का कैचमेंट हाँ एरिया हाँ हाँ। कितना दूर है, कितना विस्तृत है, वो सबसे ज्यादा है। क्योंकि मुंबई में एक तो आधुनिक बंदरगाह है, बहुत बड़े बंदरगाह है। दूसरा वो बॉलीवुड के नाम से जाना जाता है, बॉलीवुड भी है वहां पे। इसके अलावा बहुत बड़ी है, और इसके अलावा एक महानगर के रूप में भी है। परंतु चेन्नई को आपने इतना ज्यादा विकसित नहीं पाया होगा। एक जो गुजरात है खुद अपने आप में विकसित, हमारा विकसित है, विकसित राज्य है, तो गुजरात भी है, तो वो भी एक अच्छा प्रभाव डालता है। तो इस मुंबई का सबसे बड़ा पृष्ठ प्रदेश है, ये याद रखना आप।
अब उसके बाद में क्या है, और यहाँ पर क्या है, नम जलवायु। नम जलवायु कहाँ पर है, क्योंकि कर्क रेखा से नीचे का क्षेत्र है, और अगर नीचे का क्षेत्र है तो सूर्योदय, सूर्य है वो वर्ष भर चमकता है। वर्ष भर चमकता है तो सूर्य की सीधी किरणें करने के कारण यहाँ पर जो जलवायु है वो नम रहती है, और हमेशा वातावरण में जलवाष्प रहता है, जलवाष्प के कारण गर्मी रहती है। तो नम जलवायु के कारण मुंबई में सूती वस्त्र उद्योग का, यानी कि नम जलवायु के कारण सूती वस्त्र उद्योग का पनपा है यहाँ पे। अगर आपसे पूछे कि भी मुंबई में सूती वस्त्र उद्योग पनपने का मुख्य कारण क्या है, तो मुख्य कारण है यहाँ पर नम जलवायु। दूसरी बात है यहाँ पर उद्योग का प्राचीन इतिहास, और तीसरी बात है मुंबई का उष्ण कटिबंध में होना। ये तीन बहुत महत्वपूर्ण बातें हैं जो सूती वस्त्र उद्योग को यहाँ पर पनपती है। इसके बाद में क्या है, 1859 में, 69 है क्या, 69 है, 1869 में स्वेज नहर के खुलने से, वो बताया था ना आरिफ सर ने, गांधी जी के जन्मदिन पर, जन्म वर्ष पर यह स्वेज नहर का निर्माण हुआ था। स्वेज नहर के खुलने से वो लाल सागर को जोड़ती है, भूमध्य सागर और लाल सागर को जोड़ती है, जो स्वेज नहर, उसकी बात हो रही है। खुलने के कारण मुंबई पतन के विकास को प्रोत्साहन मिला है। इस पतन से मशीनों का आयात किया जाता है, इस पतन द्वारा मशीनों का आयात किया जाता है, जर्मनी वगैरह से यहाँ से आयात किया जाता है। इस उद्योग की आवश्यकता पूर्ति के लिए पश्चिमी घाट, पूरा का पूरा जो पश्चिमी घाट है, इस उद्योग की आवश्यकता पूर्ति के लिए पश्चिमी घाट में जल विद्युत शक्ति का भी विकास किया गया है। ये भी बहुत महत्वपूर्ण बात है। अगले पेज पर जाने से पहले एक बार इसको और पढ़ लेते हैं। औद्योगिक प्रदेश है और जिले हैं। मुख्य औद्योगिक प्रदेश हमने 8 देख लिए। उसके अलावा लघु औद्योगिक प्रदेश कितने हैं, 13, और औद्योगिक जिले कितने हैं, 15। ये आपको एक क्रम में पूछ सकता है कि औद्योगिक प्रदेश कितने हैं, 8, लघु औद्योगिक प्रदेश कितने हैं, 13, और औद्योगिक जिले कितने हैं, 15। तो लघु औद्योगिक प्रदेश कौन कौन से होते हैं, देखो एक ही है। अब राजस्थान में अगर कह दे कि जयपुर अलवर औद्योगिक प्रदेश है, तो जयपुर में फिर जयपुर अलग हो जाएगा, अलवर अलग हो जाएगा, दौसा अलग हो जाएगा, धौलपुर अलग हो जाएगा, भरतपुर अलग हो जाएगा। तो यहाँ पर भी 5 अलग हो गए, इस कारण से बढ़ गई इनकी संख्या। तो इसी प्रकार से ये क्या है कि एक नंबर है अंबाला, अमृतसर। अमृतसर पंजाब की राजधानी है, अंबाला कैंट पंजाब का है। एक नंबर तो ये हो गया औद्योगिक क्षेत्र। दूसरा है सहारनपुर, मुजफ्फरनगर और बिजनौर, यूपी के हैं ये, इकट्ठे ही नाम है तीनों, लघु औद्योगिक प्रदेश। उसके बाद में है इंदौर, देवास और उज्जैन। उसके बाद में है जयपुर और अजमेर। अब राजस्थान में कौन सा है, जयपुर अजमेर, इकट्ठा ही नाम है ये, जयपुर और अजमेर नहीं है ये, जयपुर अजमेर इकट्ठा औद्योगिक प्रदेश है ये। इसके बाद में है कोल्हापुर, दक्षिणी कन्नड़, कोल्हापुर और दक्षिणी कन्नड़। उसके अलावा 6 नंबर पर है उत्तरी मालाबार। मालाबार का भी कौन सा, उत्तरी मालाबार। तो उत्तरी मालाबार अलग है, मध्य मालाबार अलग है, 2 औद्योगिक प्रदेश हो गए मालाबार पर। चलो उत्तरी मालाबार में कौन कौन से क्षेत्र आते हैं ये तो बता दो। उसके बाद में है आदिलाबाद, 8वां है मध्य मालाबार के बाद में आदिलाबाद, आदिलाबाद निजामाबाद। उसके बाद में इलाहाबाद, वाराणसी, मिर्जापुर, वाराणसी मिर्जापुर। उसके बाद में है भोजपुर, मुंगेर। नंबर 11 है रायपुर, दुर्ग और रायपुर, कठाई कठाई एक ही क्षेत्र है। उसके बाद में बिलासपुर और कोरबा, ये वेस्ट बंगाल के हैं, बिलासपुर और कोरबा। इसके अलावा है ब्रह्मपुत्र घाटी, छत्तीसगढ़ है, छत्तीसगढ़ है बिलासपुर, सर। हाँ छत्तीसगढ़ का था वो, एक दिन बात की थी पूर्व मैंने। छत्तीसगढ़। बिलासपुर और कोरबा दोनों छत्तीसगढ़ के हैं। और है ब्रह्मपुत्र घाटी, ये पूर्वोत्तर भारत में, 7 सिस्टर में ब्रह्मपुत्र वाली घाटी वाला। तो ध्यान रखना ये, वैसे तो ब्रह्मपुत्र घाटी वैसे तो असल में इस इन 8 औद्योगिक प्रदेशों में शामिल है ही नहीं,
परंतु ये छोटे हैं औद्योगिक लघु औद्योगिक प्रदेश हैं, ये किसी भी बड़े औद्योगिक के मोहताज नहीं है, ये स्वतंत्र रूप से पनपे हैं। जैसे दिल्ली और गुजरात जो औद्योगिक प्रदेश है ना बड़े, उनके बीच में एक औद्योगिक प्रदेश पनपा है, उसको बोलते हैं जयपुर अजमेर औद्योगिक प्रदेश। ठीक है, तो ये बीच बीच में है। इसके अलावा औद्योगिक जिले कौन से हैं? औद्योगिक जिले हैं 15, पर राजस्थान का मेरे हिसाब से तो इसमें कोई जिला ही नहीं है। नहीं, एक है, कोटा। 12 नंबर पे देखो, कोटा है औद्योगिक जिला। कानपुर, हैदराबाद। कानपुर कहाँ पे है? यूपी। जी सर। हैदराबाद तेलंगाना करूं क्या? हैदराबाद तेलंगाना हैदराबाद। वैसे तो पहले आंध्र जी प्रदेश की हाँ। राजधानी थी हैदराबाद। उसके बाद में आगरा, आगरा यूपी का ही है। उसके बाद में नागपुर कहाँ पर है? नागपुर महाराष्ट्र। महाराष्ट्र। जी एमएच। महाराष्ट्र। इसके साथ में शब्द लिखते जाओ छोटे छोटे। जैसे कानपुर यूपी का हो गया, हैदराबाद तेलंगाना का हो गया, आगरा यूपी का हो गया, नागवार एमएच का हो गया। ग्वालियर, ग्वालियर टैंक मैदान में वहां पर। ग्वालियर कहाँ पे है? एमपी। एमपी, ग्वालियर हाँ। एमपी में, हाँ, जहाँ ग्वालियर वो एमपी। झांसी के रहने वाले। उसके बाद में भोपाल एमपी में। उसके बाद में लखनऊ यूपी हाँ में। उसके बाद में जी जलपाईगुंडी। सर। ये कहाँ पे है जलपाईगुंडी? वेस्ट बंगाल। जलपाईगुड़ी, वेस्ट पश्चिम बंगाल। बंगाल। ठीक है। कटक, कटक महाराष्ट्र में है क्या? उड़ीसा। हाँ, कटक उड़ीसा, उड़ीसा। 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 ठीक है, ठीक है, वो चावल का कार, चावल शोध संयंत्र है ये। हम्म। उड़ीसा, उड़ीसा। गोरखपुर, गोरखपुर महाराष्ट्र। उत्तर प्रदेश, आदित्यनाथ यूपी योगी में। हाँ, वही से। अच्छा गोरखपुर यूपी। यूपी, हाँ। अलीगढ़, अलीगढ़ जामिया इस्लामिया वो। यूपी। अलीगढ़ यूपी में नहीं है क्या? कोटा यूपी यूपी। राजस्थान में। राजस्थान। पूर्णिया, ये पूर्णिया मेरे हिसाब से बिहार बिहार। में तो होगा। बिहार है सर। अगर इनमें कुछ सुनाए सर कि राजस्थान का एकमात्र औद्योगिक जिला पूरे भारत में तो वो कोटा। हम्म पूर्णिया बिहार में। जबलपुर एमपी। प्रदेश। जबलपुर महाराष्ट्र। एमपी। मध्य एमपी प्रदेश। मध्य प्रदेश। मध्य प्रदेश। जबलपुर एमपी। बरेली के बाजार में बरेली, झुमका गिराने। बरेली के बाजार में। कहाँ पे है ये? यूपी में ना? हाँ यूपी। 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 ठीक है, चलो ठीक है। ये 15 के 15 जिले याद हो गए, नाम भी याद हो गए इनके बड़े बड़े रूप में। कोई जिला अगर छूट गया हो बीच में, मैं एक बार बोल देता हूँ। कानपुर यूपी का, हैदराबाद तेलंगाना का, आगरा यूपी का, नागपुर एमपी का, यह एमएच का महाराष्ट्र। नागपुर महाराष्ट्र का। ग्वालियर है मध्य प्रदेश का। भोपाल है एमपी का। लखनऊ है यूपी का। जलपाईगुड़ी है वेस्ट बंगाल की। कटक है उड़ीसा का। गोरखपुर यूपी का। अलीगढ़ यूपी का। कोटा राजस्थान का। पूर्णिया बिहार का। जबलपुर एमपी का। और बरेली यूपी का। ठीक है। ये में हाँ, क्या बोला है आपने? अभी आवाज साफ नहीं है ये में। सर्वाधिक औद्योगिक जिले यूपी में हो गए फिर। हाँ अगाई सर। हाँ, ठीक है। अब हमने बात की थी मुंबई औद्योगिक प्रदेश के बारे में, चल रही थी कुछ बातें। पश्चिमी घाट में जल विद्युत शक्ति का विकास किया गया है, उसके बारे में बात कर रहे थे। अब कह रहा है कि इस क्षेत्र में सूती वस्त्र उद्योग विकास के साथ साथ, सूती वस्त्र उद्योग तो महत्वपूर्ण है ही, राजधानी तो है, उसके अलावा साथ है रासायनिक उद्योग भी विकसित हुआ है। मुंबई हाई, यह मुंबई हाई क्या है? मुंबई हाई पेट्रोलियम क्षेत्र है। मुंबई हाई पेट्रोलियम क्षेत्र और नाभिकीय ऊर्जा संयंत्र की स्थापना ने इस प्रदेश को अतिरिक्त बल प्रदान किया है। अब वो देखना, वो 6 7 वो नाभिकीय ऊर्जा संयंत्र स्थापित हुए थे, उसमें कोई है क्या इसमें महाराष्ट्र में?
ट्विंकल में आपने पढ़ा था ना वो। देखना पिछले वाले पेजों में। कर्नाटक है, केगा है, वो उसके बाद में था ना, नाभिकीय ऊर्जा। हाँ है ना, महाराष्ट्र में तारापुर है तारापुर है। या। हाँ तारापुर लिखो यहाँ पे, तारापुर जो नाभिकीय नाम लिखा है ना इसने, इसको तीर डाल के ऊपर की तरफ लिख लो, तारापुर। तारापुर। तो क्या है कि मुंबई हाई पेट्रोलियम क्षेत्र है, नाभिकीय ऊर्जा संयंत्र की स्थापना है तारापुर वाली। इस प्रदेश को अतिरिक्त बल प्रदान किया है। इसके अतिरिक्त अभियांत्रिकी वस्तुएं, कौन कौन सी अभियांत्रिक वस्तुएं हैं? पेट्रोलियम परिशोधन क्षेत्र है, पेट्रो रासायनिक है, इसके अलावा चमड़ा उद्योग है, संश्लिष्ट और प्लास्टिक की वस्तुएं हैं, उर्वरक है, दवाएं हैं, विद्युत वस्तुएं, जलयान निर्माण। अंडरलाइन करो इसको, जलयान निर्माण बहुत ही महत्वपूर्ण है, पता चलेगा बाद में। वो पूछेगा इसमें, वो स्पष्ट ये पूछेगा कि भी बताओ कि मुंबई औद्योगिक क्षेत्र में किसका निर्माण होता है, किन किन का निर्माण नहीं होता। तो बाकी तो आपको सूती वस्त्र से आपको पता चल गया यार। बाकी पेट्रोलियम से संबंधित पेट्रो रसायन हो गया, चमड़ा उद्योग आप कर सकते हो, प्लास्टिक उद्योग कर देना। इसके अलावा दवाएं भी बनती है यहाँ पे, उर्वरक तो बनते ही है, और जलयान निर्माण, जलयान का मतलब है कि समुद्र में जो चलते जलयान है ना, उनका निर्माण। इसके अलावा इलेक्ट्रॉनिक सॉफ्टवेयर, सॉफ्टवेयर से संबंधित है, अंडरलाइन करना सॉफ्टवेयर को। परिवहन उपकरण, परिवहन उपकरण जितने भी ये खाद्य उद्योगों के विकास में हुआ है, मुंबई, कोलाबा, कल्याण, ठाणे, ट्रॉम्बे, पुणे, पीपरी, नासिक, मनमाड़, सोलापुर, कोल्हापुर, अहमदाबाद, सतारा और सिंगली महत्वपूर्ण औद्योगिक केंद्र है यहाँ के। इसमें जलियान वाला महत्वपूर्ण, सॉफ्टवेयर वाला, और दवाएं, जो दवाएं बनती है ना, वो तीन चीजें महत्वपूर्ण याद करोगे आप। उसके बाद में हुगली। हुगली कहाँ पर है? कोलकाता में। तो हुगली के अंदर कोलकाता है। हुगली जो पूरा का पूरा क्षेत्र है ना, कैचमेंट एरिया, उसके अंदर कोलकाता स्थित है। यह हुगली नदी के किनारे, इसके अंदर दो लगा दो, 2 नंबर का। हुगली औद्योगिक प्रदेश हुगली नदी के किनारे बसा हुआ है। हुगली नदी के किनारे बसा हुआ यह प्रदेश उत्तर में बांसबेरिया तथा दक्षिण में बिड़ला नगर तक लगभग 100 किलोमीटर क्षेत्र में फैला हुआ है। थोड़ा सा याद रखना, ये उत्तर में कौन सा है? बांसबेरिया, और दक्षिण में है बिड़ला नगर। 100 किलोमीटर क्षेत्र में फैला हुआ है। उद्योगों के विकास, किसका विकास? उद्योगों का विकास पश्चिम में मेदिनीपुर, जो हुगली का जो क्षेत्र है ना, इसका पूर्व और पश्चिम दो जो क्षेत्र है, उसमें से जो पश्चिमी क्षेत्र है उसका नाम है मेदिनीपुर में हुआ है। अंडरलाइन कर देना, मेदिनीपुर में हुआ है। दोबारा पढ़ता हूँ मैं इस लाइन को। ये असल में कहना क्या कहता है कि उद्योगों का विकास पश्चिम में मेदिनीपुर में हुआ है। यानी कि जो औद्योगिक प्रदेश है ना, इसमें न तो उत्तर में हुआ, न पूर्व में हुआ, न दक्षिण में हुआ। जहां उद्योगों का सबसे ज्यादा संकेंद्रण है ना, वो है मेदिनीपुर में। और मेदिनीपुर पड़ता है हुगली प्रदेश के पश्चिम में। तो ये लाइन कथन बार आया है कि औद्योगिक विकास है ना, पश्चिम में मेदिनीपुर में हुआ है। इंपॉर्टेंट है ये लाइन। उसके अलावा कोलकाता हावड़ा इस औद्योगिक प्रदेश के केंद्र में है। तो केंद्र में कौन है? कोलकाता हावड़ा। इसके विकास में ऐतिहासिक, ये तो बहुत ही महत्वपूर्ण लाइन है, ऐतिहासिक पृष्ठभूमि है, क्योंकि जब फ्रांस, डच, अमेरिका, यूएसए, कनाडा और जितने भी देश थे ना, उन्होंने जब सबसे ज्यादा औद्योगिक बस्तियां की ना स्थापित, वो वेस्ट बंगाल के आसपास ही की थी, कोलकाता के। और भारत की प्राचीन राजधानी भी है कोलकाता। तो इसका इतिहास है अपने आप। तो इसके विकास में ऐतिहासिक, भौगोलिक और आर्थिक और राजनीतिक कारकों में अत्यधिक योगदान दिया है। इसका विकास हुगली नदी के पतन के बने होने के कारण, इसका जो विकास है हुगली नदी पर
पतन बने होने के बाद प्रारंभ हुआ। कब हुआ? हुगली नदी पर, हुगली नदी थी उस पर पतन यानी कि बंदरगाह, बंदर बंदरगाह हुगली बनने। नदी है ना सर, जो गंगा की एक कोलकाता वितरित है वो हुगली नदी। कोलकाता की बात हो रही है। हाँ, देश में कोलकाता एक प्रमुख केंद्र है, यानी कि देश में कोलकाता एक प्रमुख केंद्र के रूप में उभरा है। उसके बाद में कोलकाता भीतरी भागों में, किसके? कोलकाता के भीतरी भागों में रेल मार्ग और सड़क मार्गों द्वारा जोड़ दिया गया है। असम, अब देखो असम है कहाँ पे? वेस्ट बंगाल, यानी कि बांग्लादेश के जस्ट ऊपर है, उत्तर पूर्व में है। असम और पश्चिम बंगाल की उत्तरी पहाड़ियों में चाय बागानों के विकास में, चाय के बागानों के विकास में पहले नील का परिष्करण, और पहले क्या है? पहले नील, जो कपड़ों में नील दी जाती थी, पहले नील का परिष्करण और बाद में संसाधनों ने जूट संसाधनों ने गोल्डन रेशा जिसको बोलते हैं, जूट संसाधनों ने दामोदर घाटी के कोयला क्षेत्रों और छोटा नागपुर पठार के लौह अयस्क के निक्षेपों के साथ मिलकर इस प्रदेश को औद्योगिक विकास में सहयोग प्रदान किया है। बिहार के घने बसे भाग, पूर्वी उत्तर प्रदेश, जो बिहार के पास में लगता है, पूर्वी उत्तर प्रदेश, और ओडिशा का उपलब्ध सस्ते श्रम ने भी इस प्रदेश के विकास में योगदान दिया है। सस्ते श्रम ने इस प्रदेश के विकास में योगदान दिया है। कोलकाता ने अंग्रेजी ब्रिटिश भारत की राजधानी, जो कब तक रही थी? 1773 को स्थापना हुई थी, पहला चार्टर अधिनियम आया था 1773 का अंग्रेजों का, और 1911 में क्वीन मैरी और जॉर्ज पंचम थे, उनके आगमन के कारण क्या है, कोलकाता को स्थानांतरित कर दिया गया दिल्ली राजधानी के रूप में, तो 1911 तक रही। तो होने के कारण ब्रिटिश राजधानी भारत की 1773 से 1911 होने के कारण यहाँ ब्रिटिश पूंजी को भी आकर्षित किया। 1855 1857 की क्रांति से 2 साल पहले 1855 में एक कोई क्षेत्र है रिशरा, रिशरा में पहली जूट मिल स्थापित हुई। रिशरा में पहली जूट मिल की स्थापना ने इस प्रदेश के आधुनिक औद्योगिक का समूहन के युग का प्रारंभ किया। जो समूहन होना था ना, कि जैसे पहली मिल स्थापित होगी तो इसका मतलब बाद में यहाँ पर और भी मिलें स्थापित होगी, तो उसने समूहन को भी बढ़ावा दिया। तो पहली जूट मिल की स्थापना ने इस प्रदेश में आधुनिक औद्योगिक के समूहन के युग को आरंभ किया 1855 में। आपको पता होगा तो 1857 की क्रांति 10 मई को स्थापित हुई थी। कहाँ हुई थी? मेरठ से हुई थी क्या? मंगल पांडे ने शुरू की थी। जी, भारत में तो मेरठ से हुई थी, और राजस्थान में नसीराबाद राजस्थान से में हुई कौन थी। सी थी? नसीराबाद। नसीराबाद में कौन सी कंपनी थी? वो थी ना वो 34वीं रेजिमेंट वो। 29वीं बंगाल की इन्फेंट्री हाँ, थी ना, बस वही नाम 15वीं और पूछना चाहता था। 30वीं। वो बंगाल नेटिव बंगाल इन्फेंट्री नेटिव थी। इन्फेंट्री। नेटिव हाँ हाँ। नेटिव का मतलब क्या होता है? क्षेत्रीय। इन्फेंट्री का मतलब होता है पैदल सैनिक। और कहाँ की थी? बंगाल नेटिव इन्फेंट्री थी वो, और हम उसी बंगाल की बात कर रहे हैं, वेस्ट बंगाल की उस क्षेत्र की बात कर रहे हैं। क्योंकि यहाँ पर सबसे ज्यादा अंग्रेजों ने क्या किया, जैसे जैसे अलग अलग छावनियां हुई ना, तो यहाँ पर जितने भी जो अ, कुशल कुशल योद्धा थे ना, उनको अलग अलग देशों में, अलग अलग क्या राज्यों में भेज दिया इन्फेंट्री के रूप में, पैदल सैनिकों के रूप में। 15वीं 15वीं थी या 30वीं बंगाल इन्फेंट्री थी राजस्थान वाली? सर दोनों थी। 15वीं ने सबसे पहले वो वहाँ क्या है हाँ, उपद्रव 15वीं ने किया किया था, था। और 30वीं थी। 15वीं उसमें आया बंगाल। हुआ है 15वीं वाली। हम्म, तो वो उसी बंगाल की बात हो रही है यहाँ पे। बहुत प्राचीन इतिहास है इसका। उसके बाद में क्या कहा है कि जूट का उद्योग प्रमुख है
केंद्रीकरण कहाँ पे है? जूट का उद्योग यानी गोल्डन रेशा का जो केंद्रीकरण है वो है कहाँ? हावड़ा और भाटपारा। हावड़ा और भाटपारा में है। 1947 में जब भारत की आजादी हुई, 1947 में देश के विभाजन में औद्योगिक विकास को बुरी तरह से प्रभावित किया। जूट उद्योग के साथ साथ सूती वस्त्र भी उद्योग भी पनपा। कागज इंजीनियरिंग, अब थोड़ा सा याद रखना यहाँ पर क्या है? जूट उद्योग भी है, कागज उद्योग भी है, सूती वस्त्र उद्योग भी है, इंजीनियरिंग भी है। ये अंडरलाइन करना, यही है सबसे ज्यादा फर्स्ट ग्रेड का उत्तर है, प्रश्न है वो। इसके अलावा टेक्सटाइल मशीनें भी है यहाँ पे, विद्युत भी है, रासायनिक उद्योग भी है, उर्वरक उद्योग भी है, पेट्रो रासायनिक भी है, क्योंकि असम जो क्षेत्र है ना वहाँ डिगबोई क्षेत्र है, तो ये पास में ही पड़ता है, तो इस कारण से उद्योग भी है, पेट्रो रसायन होने के कारण विस्तार हुआ है। अब उसके बाद में कोकनगर में हिंदुस्तान मोटर्स लिमिटेड का कारखाना है। ये है कौन नगर है, मैं कोक नगर पढ़ रहा हूँ इसको, कौन नगर में हिंदुस्तान मोटर्स लिमिटेड का कारखाना है। और चितरंजन में, चितरंजन लोकोमोटिव आपने नाम कभी सुना होगा, वेस्ट बंगाल। हाँ सर, बहुत जी बार सर, एग्जाम्स बिजली में के आया है इंजन, ये हाँ चितरंजन। बहुत बार है। चितरंजन डीजल के में इंजन बनाने के लिए। डीजल के इंजन बनाने का, ये थोड़ा सा ध्यान रखना, क्योंकि भारत में वर्तमान में आए इलेक्ट्रॉनिक, कहीं कहीं तो है, दिल्ली बड़े महानगरों में तो है, परंतु इसके अलावा राजस्थान के बहुत सारे जिलों में नहीं है इलेक्ट्रॉनिक वाले, परंतु आज भी डीजल वाले चल रहे हैं। तो क्या है, चितरंजन जो लोकोमोटिव है ना, वहाँ डीजल के इंजन बनाने का कारखाना है इस प्रदेश का औद्योगिक, परंतु वह है किस औद्योगिक प्रदेश का? वह है हुगली औद्योगिक प्रदेश का। तो पूछ ले आपसे, चितरंजन डीजल इंजन का कारखाना कहाँ पे है? तो वो इसका है। बहुत महत्वपूर्ण है भाई, बहुत बार आया हुआ क्वेश्चन है। औद्योगिक स्तंभ है ये। इस प्रदेश के महत्वपूर्ण औद्योगिक केंद्र कौन कौन से हैं? कोलकाता, हावड़ा, हल्दिया, श्रीरामपुर, रिषड़ा, शिवपुर, निहाटी, गुरिय है, काकीनाडा। काकीनाडा यहाँ कैसे आ गया? नहीं सर, ये अलग होगा काकीनाडा तो काफी। यहाँ पे है, आंध्र आंध्र प्रदेश प्रदेश में। में यहाँ पर आ जाता है। काकीनाडा तो विशाखापट्टनम के पास में यहाँ पर आ जाता है, उड़ीसा वाले क्षेत्र में। हाँ हो सकता है यहाँ पर दूर तक फैला हो। काकीनाडा, श्यामनगर, टीडागढ़, शहदपुर, बजबज। ले नाम देखो, बजबज नाम सुने ही पहली बार है मैंने तो। टीडागढ़, शहदपुर, सौदेपुर, बजबज, बिड़ला नगर। देखो कई बार बिड़ला नगर को आप ऐसे गुजरात में मत समझ लेना, एक मोदी नगर था, मोदी नगर भी गुजरात में मत समझ लेना। एक है बांस बोरिया, बांस बोरिया का तो समझ में आ गया, बांस बोरिया उत्तर का था। दक्षिणी कौन सा था? दक्षिणी था बिड़ला नगर, उत्तर में था बांस बोरिया। उसके बाद में बेलगुरिया, ये भी है, त्रिवेणी, हुगली, बेलूर। फिर भी इस प्रदेश में औद्योगिक विकास पूरे प्रदेशों की तुलना में कमी आई है। कमी तो आई है। बंगाल विभाजन हुआ, बंगाल विभाजन के बाद में तो राष्ट्रीय आपदाएं इनने झेली है। उसके अलावा जो समुद्र के तट पर होने के कारण जो बंगाल की खाड़ी में उत्पन्न होने वाले जितने भी चक्रवाती तूफान है वो सबसे ज्यादा पहले यहीं टकराते हैं, तो असल में कमी तो आनी ही थी। मेन तो रीजन ये भी है सर, जूट उद्योग जो है वो बांग्लादेश में चला गया ज्यादातर इसका हाँ, आजादी के बाद। हम्म। जूट उद्योग की अवनति, इसका इसका एक कारण और भी बन जाता है मैम। कई बार क्या होता है कि जो मजदूर वर्ग होता है ना, उसके पास टेक्नोलॉजी की कमी होती है। उन्होंने काम को सीख लिया, जैसे पहले नहीं होता था क्या कि भी हमारे आस पड़ोस में मोबाइल की दुकानें बहुत ज्यादा थी, मोबाइल रिपेयरिंग, परंतु कंपनी ने इतने सस्ते मोबाइल मतलब मार्केट में उतार दिए कि अब मोबाइल रिपेयरिंग करने की जरूरत ही नहीं है। पहले बात तो उनकी बैटरियां निकलती नहीं है, खुलते नहीं है, तो उन्होंने जो इसने भी काम सीखा था ना वो सारा का सारा ठप हो गया। तो कुछ कारण ये भी होता है कि आधुनिक मशीनों ने भी यहाँ कमी लाई है। इसके अलावा मुख्यतः तो चावल का क्षेत्र है, फिर भी जूट का जो है वो बांग्लादेश में चला गया है, फिर भी यहाँ जूट होता जरूर है। इसके अलावा एक और समस्या है, जैसे जैसे जनसंख्या का दबाव बढ़ता है तो जनसंख्या खाद्यान्न उत्पादों की ओर ज्यादा भागती है, न कि व्यापारिक फसलों की तरफ। यहाँ जनसंख्या का दबाव बहुत ज्यादा है, सघन कृषि जहाँ पे होती है। नेक्स्ट है बेंगलुरु चेन्नई। अब बेंगलुरु कहाँ पे है?
कर्नाटक की राजधानी है ना कर्नाटका सर बेंगलुरु। कर्नाटका में। हम्म, कर्नाटक। अब देखो, एक तो कर्नाटक को जोड़ा इसने, और दूसरा बोला है इसने चेन्नई को। चेन्नई कहाँ पे है? तमिलनाडु में। तमिलनाडु। तमिलनाडु। देखो, चेन्नई को भी जोड़ लिया, बेंगलुरु को भी जोड़ लिया, दोनों को जोड़ लिया। मानचित्र में देखें। हाँ ठीक है। मुंबई वैसे तो मुंबई चेन्नई है ना, वैसे तो तटीय क्षेत्र है, तटीय क्षेत्र है, परंतु ये आपको यह ध्यान रखना है, ये मुंबई है ना, बेंगलुरु चेन्नई है ना, ये मध्य में है, आंतरिक भाग में, नहीं कि तटीय क्षेत्र में। आंतरिक भाग, तटीय भाग तो लगता ही होगा दोनों तरफ, परंतु आंतरिक भाग में ज्यादा है। अब ये क्या करे कि यह प्रदेश स्वतंत्रता प्राप्ति के बाद में अधिक तीव्रता से औद्योगिक विकास का साक्षी है। यहाँ पर जो विकास हुआ है ना, वो स्वतंत्रता के बाद में अधिक तीव्रता से विकास का साक्षी है। 1960 तक उद्योग केवल बेंगलुरु, सेलम, सेलम तमिलनाडु का, मुद्रई जिलों तक ही सीमित थे। 3 जिलों तक ही सीमित था, बेंगलुरु, सेलम, मुद्रई तक ही सीमित था। लेकिन अब वे तमिलनाडु के विल्लुपुरम, विल्लुपुरम को छोड़कर लगभग सभी जिलों में फैल चुके हैं। कोयला क्षेत्रों से दूर होने के कारण, किससे? कोयला क्षेत्र से दूर होने के कारण। कल भी हमने पढ़ा था, एक वो श्रीशैलम था, वहां पर कोयला की आपूर्ति नहीं होती थी, इस कारण स्थानीय क्षेत्रों के पेड़ पौधों को काटकर कोयले की आपूर्ति करता था। क्या कोयला क्षेत्रों से दूर होने के कारण इस प्रदेश का विकास पैकारा, पैकारा जल विद्युत संयंत्र पर निर्भर करता है? किसका? बेंगलुरु चेन्नई औद्योगिक प्रदेश का। और पैकारा, पैकारा नाम ही है क्या इसका? पायकारा। ऐसी तो मैंने कभी कोई जल विद्युत योजना पढ़ी नहीं। आपने पढ़ी है क्या कभी? ना सर, चलो इसी में पढ़ी। ठीक है। इस प्रदेश का जो विकास है वो पायकारा जल विद्युत संयंत्र पर निर्भर करता है। किसका? बेंगलुरु चेन्नई औद्योगिक विकास का पूरा जो विकास। जो कौन? पैकारा, जो 1932 में बनाया गया था। पैकारा को 1932 में बनाया गया था। कपास उत्पादक क्षेत्रों होने के कारण सूती वस्त्र उद्योग ने सबसे पहले पैर जमाए। ठीक है। सूती वस्त्र मिलों के साथ ही करगा। अगर मैं आपको यहाँ पर एक कपास से संबंधित और बताऊं, जब असहयोग आंदोलन चला था, असहयोग आंदोलन क्या, सूती वस्त्र से संबंधित आंदोलन चला था, स्वदेशी अपनाओ आंदोलन था, बंगाल विभाजन होने के बाद में दक्षिणी भारत का एकमात्र स्थान था जहां पर आंदोलन हुआ था, चेन्नई, जिसको पहले मद्रास कहा जाता था, मद्रास प्रेसिडेंसी। और बाकी दक्षिणी भारत में कहीं भी आंदोलन नहीं, एकमात्र था ये यहाँ का। सूती वस्त्र मिलों के साथ में हथकरघा उद्योग भी तेजी से विकास हुआ है। हथकरघा तो फिर होना ही था, सूती वस्त्र हुआ है तो। अनेक भारी भारी अभियांत्रिक उद्योग जैसे उद्योग बेंगलोर में एकत्रित हो गए। अब पूछ लिया आपसे कि भारी अभियांत्रिक उद्योग कहाँ स्थापित हुए? बेंगलोर में। वायुयान, HPCL, अंडरलाइन करना वायुयान को। कहीं कई जगह पर जलयान बनते हैं, पर कई जगह पर वायुयान बनते हैं। तो वायुयान HPCL, हिंदुस्तान, क्या HPCL थोड़ी, नहीं, HAL, हिंदुस्तान एरोनॉटिकल लिमिटेड, HAL का पूरा नाम है वायुयान। वायुयान HAL मशीन उपकरण, टेलीफोन, भारत इलेक्ट्रॉनिक्स इस प्रदेश के औद्योगिक स्तंभ है। याद पूछ ले, निम्न में से कौन सा है, कौन सा नहीं है? सूती वस्त्र तो उद्योग हो गया, सूती वस्त्र उद्योग के साथ साथ में हथकरघा उद्योग भी हो गया। हथकरघा उद्योग के साथ साथ में एक भारी अभियांत्रिक उद्योग भी हो गया जो बेंगलुरु में एकत्रित हुआ था। इसके अलावा वायुयान, जिसको HAL कहा है, हिंदुस्तान एरोनॉटिकल लिमिटेड, उसके अलावा मशीन उपकरण है, टेलीफोन है, भारत इलेक्ट्रॉनिक्स है, इस प्रदेश के औद्योगिक स्तंभ है। नेक्स्ट बता रहा है कि टेक्सटाइल, रेल के डिब्बे, डीजल के इंजन, रेडियो, हल्की अभियांत्रिकी वस्तुएं, रबर का सामान, दवाएं, एल्युमिनियम, शक्कर, सीमेंट, ग्लास, कागज, रसायन, फिल्म,
सिगरेट, माचिस, चमड़े का सामान आदि महत्वपूर्ण उद्योग है यहाँ पे। चेन्नई में पेट्रोलियम प्रोडक्शन, अंडरलाइन कर देना इसको, चेन्नई में पेट्रोलियम परिशोधनशालाएं, कोमा, सेलम में लौह इस्पात, श्रीशैलम है तमिलनाडु में, लौह इस्पात वो तो हमने कई बार पढ़ा है पिछले वाले लेसन में। सेलम में लौह इस्पात संयंत्र और उर्वरक संयंत्र, संयंत्र अभिनव विकास, अभिनव यानी कि जो नयापन पर है, अभिनव, उर्वरक संयंत्र अभिनव विकास है। नेक्स्ट है 4 नंबर, 4 नंबर ही है क्या, 4 नंबर गोवा नहीं, गुजरात औद्योगिक प्रदेश, गुजरात औद्योगिक प्रदेश, तो यहाँ का जो बंदरगाह है कच्छ की खाड़ी है, इसके अलावा खंबात की खाड़ी है, कांडला बंदरगाह है, ये जो क्षेत्र है। इस प्रदेश का केंद्र है अहमदाबाद और बड़ोदरा, दोनों ही गुजरात के हैं, के बीच है, अहमदाबाद और बड़ोदरा के बीच में है। लेकिन यह प्रदेश दक्षिण में वलसाड और सूरत, सूरत भी गुजरात का है, वलसाड भी होना चाहिए, शायद गुजरात का ही होना चाहिए, वलसाड और सूरत तक, और पश्चिम में, दक्षिण में तो ये पदाएं हैं वलसाड और सूरत तक, और पश्चिम में कौन से हैं, जामनगर, वही जामनगर जहां से वो एचबीजे पाइपलाइन गुजरी थी ना, वो जामनगर तक फैला हुआ है। इस प्रदेश का विकास है 1860 में सूती वस्त्र उद्योग की स्थापना से संबंधित है। अब 1860 में, यहाँ पर 1860 में सूती वस्त्र उद्योग है। और बेंगलुरु चेन्नई में 1932 में बनाया गया, कुछ नहीं, कोई और है क्या कहीं पे सन का कोई, नहीं अभी तक तो 1860 का ही है। बाकी बेंगलुरु चेन्नई में 1860 का नाम दे रखा है, 1960 का है, 1860 नहीं है, 1960 तक उद्योग केवल बेंगलुरु सेलम तक ही। बेंगलुरु चेन्नई चेन्नई वाले में 3 नंबर में कोई एक सन दिया है पहले वाली लाइन में 1960, परंतु इसमें 1860। इस प्रदेश का विकास 1860 में सूती वस्त्र उद्योग की स्थापना से संबंधित है। यह प्रदेश एक महत्वपूर्ण सूती वस्त्र उद्योग क्षेत्र बन गया है। कपास उत्पादन क्षेत्र में संबंधित होने के कारण इस प्रदेश में कच्चे माल और बाजार दोनों को ही लाभ मिला है। तेल क्षेत्रों की खोज यहाँ हुई है क्या, तेल क्षेत्रों की खोज से पेट्रो रासायनिक उद्योगों की स्थापना, अकलेश्वर बताया था, अकलेश्वर यहाँ का एक क्षेत्र है तेल उद्योग से संबंधित। बड़ोदरा और जामनगर जहां से पाइपलाइनें बिछाई गई है के चारों ओर हुई है। कांडला पतन इस प्रदेश की तीव्रता विकास में सहयोग दिया है। कोयली, कोयली पेट्रोलियम परिशोधनशाला, अंडरलाइन करना यहाँ पे, कोयली कहाँ की परिशोधनशाला है, कोयली पेट्रोलियम परिशोधनशाला ने अनेक पेट्रो रासायनिक उद्योगों के लिए कच्चा माल उपलब्ध करवाया है। किसने, कोयली ने। औद्योगिक संरचना में अब विविधता आ चुकी है। कपड़ा, कौन सा कपड़ा, सूती, सिल्क, कृत्रिम कपड़े और पेट्रो रासायनिक उद्योगों के अतिरिक्त अन्य उद्योग भी भारी और आधार रासायनिक, मोटर वाहन, मोटर, ट्रैक्टर, डीजल इंजन, टेक्सटाइल मशीनें, इंजीनियरिंग, औषधि, रंग रोगन, कीटनाशक, चीनी, दुग्ध उत्पादन और खाद्य प्रसंस्करण। अभी हाल ही में सबसे बड़ी पेट्रोलियम परिशोधनशाला जामनगर में स्थापित की गई, अंडरलाइन कर देना इसको, सबसे बड़ी परिशोधनशाला जामनगर में स्थापित की गई है। इस प्रदेश में महत्वपूर्ण औद्योगिक केंद्र कौन कौन से हैं, एक तो अहमदाबाद है, भारत का मैनचेस्टर है क्या अहमदाबाद, जी। बड़ोदरा, भरूच, कोयली, आनंद, खेरा, सुंदरनगर, राजकोट वो मूंगफली वाला, सूरत कपड़े वाला, उसके अलावा वलसाड और जामनगर जो एचवीजे पाइप लाइन वाला, तो ये है। इसके अलावा छोटा नागपुर का पठार, 5वां, छोटा नागपुर का पठार। यह प्रदेश झारखंड, शुरू से बात होता है यहाँ झारखंड से, उत्तरी ओडिशा, ओडिशा का भी उत्तरी, उसके अलावा पश्चिमी वेस्ट बंगाल में फैला हुआ है। देखो 3 ही तो राज्य है,
पूर्व में कौन सा है? वेस्ट बंगाल। वेस्ट बंगाल के नीचे कौन सा है? उड़ीसा। उड़ीसा का कौन सा क्षेत्र शामिल होगा? उत्तरी, तो उत्तरी उड़ीसा हो जाएगा। और झारखंड का प्रदेश आ जाएगा इसमें, छोटा नागपुर का। अब आपसे पूछ ले छोटा नागपुर का पठार किस राज्य में स्थित है, तो झारखंड में। 90% भाग इसका पूरा का पूरा झारखंड में स्थित है, तो झारखंड में ही कहलाएगा ऐसे तो। अब फैला हुआ है और भारी धातु उद्योग के लिए जाना जाता है। भारी धातु यानी कि लोह इस्पात वगैरह के लिए जाना जाता है, तो खनिजों का अजायब घर नागपुर, छोटा नागपुर। यह प्रदेश अपने विकास के लिए दामोदर घाटी में कोयला और झारखंड तथा उत्तरी उड़ीसा में धात्विक और अधात्विक खनिजों, कल हमने पढ़ा था धात्विक और अधात्विक के लिए। दामोदर घाटी में कोयला और झारखंड तथा उड़ीसा में अधात्विक और धात्विक खनिजों के लिए खोज कार्य ऋणी है। कोयला, लौह एसक और दूसरे खनिज की निकटता इस प्रदेश में भारी उद्योगों की स्थापना का सुविधा सुसाध्य बनाती है। इस प्रदेश में बड़े एकीकृत लौह इस्पात है। इस प्रदेश में 6 बड़े एकीकृत लौह इस्पात संयंत्र कौन कौन से हैं? जमशेदपुर, बर्नपुर, कुल्टी, दुर्गापुर, बोकारो, राउरकेला स्थापित है। ये 6 हैं बड़े बड़े। जमशेदपुर टाटा वाला, बर्नपुर कुल्टी, एक और था ना, कल 3 थे उनको, बर्नपुर कुल्टी और हीरापुर। हाँ हीरापुर थे, वो 3 थे। इसके अलावा दुर्गापुर, बोकारो, राउरकेला, तो ये 6 संयंत्र है यहाँ पर इकट्ठे स्थापित है। तो अगर आपसे पूछ ले कि भी वो किस प्रदेश में है, अगर आपसे पूछ ले कि क्या हुगली नदी घाटी क्षेत्र में है या छोटा नागपुर के पठार क्षेत्र में है, तो आपको ध्यान रखना है ये हुगली नदी क्षेत्र में नहीं है, ये छोटा नागपुर पठार छोटा वाले क्षेत्र में नागपुर है। पठार। हाँ शाबाश। जमशेदपुर, बर्नपुर, कुल्टी, दुर्गापुर, बोकारो, राउरकेला क्षेत्र में स्थापित है। ऊर्जा की आवश्यकता पूरा करने के लिए उष्मीय एवं जल विद्युतीय संयंत्रों का निर्माण कहाँ पर स्थापित किया है? दामोदर घाटी नदी में किया गया है। प्रदेश के चारों ओर घने बसे प्रदेशों में सस्ता श्रम भी उपलब्ध हो जाता है। हुगली प्रदेश ने अपने उद्योगों के लिए बड़ा बाजार उपलब्ध करवाता है। भारी इंजीनियरिंग, मशीन, औजार, उर्वरक, सीमेंट, कागज, रेल इंजन और भारी उद्योग इस प्रदेश के महत्वपूर्ण उद्योग हैं। रांची, धनबाद, चेबासा, सिंदरी, हजारीबाग, जमशेदपुर, बोकारो, राउरकेला, दुर्गापुर, आसनसोल और डालमिया नगर आदि इसके प्रमुख केंद्र है। अब है विशाखापट्टनम, गुंटूर, 6 नंबर का। यह औद्योगिक प्रदेश विशाखापट्टनम का तो आप पता ही चल गया होगा। विशाखापट्टनम आंध्र प्रदेश पूर्वी तटीय प्रदेश का एक हिस्सा है, छोटा सा क्षेत्र है। विशाखापट्टनम नाम में साथ में आता है गुंटूर क्षेत्र। जिले से लेकर दक्षिण में कुरुनूल और प्रकाशम जिलों तक फैला हुआ है। ये थोड़ा सा याद रखना, कुर्नूल और प्रकाशम जिलों तक फैला है। इस प्रदेश का औद्योगिक विकास विशाखापट्टनम और मछलीपट्टनम, 2 बंदरगाह है बहुत ही महत्वपूर्ण, विशाखापट्टनम और मछलीपट्टनम पत्तनम, उनके भीतरी भागों में विकास की कृषि उनके भीतरी भागों में विकसित कृषि तथा खनिजों के बड़े संचित भंडार पर निर्भर है। संचित भंडार है। गोदावरी बेसिन में कोयला क्षेत्र से ऊर्जा प्राप्त करते हैं। जलयान निर्माण उद्योग प्रारंभ 1981 में, अंडरयान करना इसको, बहुत ही महत्वपूर्ण है। ऐसा चेन्नई में नहीं था। देखो उत्तर में 2 औद्योगिक क्षेत्र है, एक तो है हुगली वाला और है छोटा नागपुर के पठार वाला, 2। इसके अलावा बीच में आता है विशाखापट्टनम और उससे जस्ट नीचे आता है बेंगलुरु चेन्नई औद्योगिक प्रदेश। परंतु तीनों में क्या है, जलयान निर्माण का उद्योग नहीं है। जलयान निर्माण उद्योग सिर्फ और सिर्फ मुंबई में जरूर देखा था हमने थोड़ा बहुत, यहाँ पे नहीं है जलयान। पर यहाँ पर क्या है, जलयान निर्माण उद्योग का प्रारंभ 1941 से विशाखापट्टनम में हुआ है, बहुत ही महत्वपूर्ण है। वो पूछेगा कि जलयान निर्माण उद्योग निम्न में से किससे संबंधित है? विशाखापट्टनम से संबंधित है। आयातित, जो कोई भी तेल है, पेट्रोल है, हम आयातित करते हैं, आयात करते हैं। पेट्रोल पर आधारित विशाखापट्टनम आयातित पेट्रोल पर आधारित है। देखो क्या बात है।
दूसरे देशों से हम आयात करते हैं पेट्रोल, उस पेट्रोल का हम करते हैं परिशोधन, और उस परिशोधन के लिए स्थापित किए हमने एक परिशोधनशाला, उसका नाम है विशाखापट्टनम परिशोधन पेट्रोल परिशोधनशाला। क्या तुकबंदी है, पेट्रोल परिशोधनशाला है। ने कई पेट्रो रासायनिक उद्योगों को वृद्धि और सुगम्य बनाया है। शक्कर, वस्त्र, जूट, कागज, उर्वरक और सीमेंट, एल्युमिनियम और हल्की इंजीनियरिंग प्रदेशों के लिए प्रमुख उद्योग है। हल्की को अंडरलाइन कर देना, कई बार भारी नाम आ देता है। भारी, भारी तो सिर्फ और सिर्फ वही देंगे ना, कौन सा है, जो छोटा नागपुर का पठार का जो क्षेत्र है, हुगली नदी का क्षेत्र है, यहाँ पर भारी रहेगा, परंतु यहाँ पर हल्की है। हल्की इंजीनियरिंग इस प्रदेश के मुख्य उद्योग है। गुंटूर जिले में एक सीसा जिंक प्रगनन कार्य है, इसको अंडरलाइन कर देना। गुंटूर जिले में एक सीसा प्रगलन, सीसा जिंक, सीसा जस्ता जो साथ में निकलता है ना, जस्ता को जिंक बोलते हैं, तो सीसा जस्ता प्रगनन कार्य कर रहा है विशाखापट्टनम में। विशाखापट्टनम जो मुख्य रूप से उसी के नाम से जाना जाता है, विशाखापट्टनम में लोहा और इस्पात संयंत्र बेलाडिला लोहा, बेलाडिला की खाल है यहाँ पे, खान है, ऐसा का उपयोग करता है। विशाखापट्टनम जो क्षेत्र कौन कौन से है, विशाखापट्टनम, विजयवाड़ा, विजयनगर, राजमुंद्री, गुट्टूर, एलुरु, कुर्नूल प्रमुख औद्योगिक केंद्र है। अब है गुरु, गुरु का ग्राम, दिल्ली और मेरठ दोनों। जी, गुरुग्राम दिल्ली मेरठ प्रदेश, इस प्रदेश में स्थित उद्योगों ने पिछले कुछ समय से बड़ा तीव्र विकास दिखाया है। दिखाना तो था, 1911 के बाद में जब राष्ट्रीय राजधानी बन गई तो विकास तो दिखाना ही था इसको। प्रदेश ने उद्योगों के पिछले कुछ बड़ा ही तीव्र विकास दिखाई दिया है। खनिजों और विद्युत शक्ति संसाधनों में बहुत दूर स्थित होने के कारण, यानी कि यहाँ से बहुत ज्यादा दूर है जो विद्युत शक्ति संसाधन और खनिज संसाधन। दक्षिण का पठार भी दूर है, छोटा नागपुर का पठार भी दूर है, मैदानी भाग है यहाँ। दूर होने के कारण यहाँ उद्योग उद्योग छोटे और बाजार अभिमुखी है, थोड़ा सा ध्यान रखना दिल्ली में। और ये क्वेश्चन आया हुआ है, किसी को पता है क्या इस चीज का? क्वेश्चन आया था कि निम्न में से कहां पर बाजार अभिमुखी उद्योग केंद्र स्थापित है, और 4 औद्योगिक प्रदेशों के नाम आए थे जिसका उत्तर था दिल्ली मेरठ, दिल्ली मेरठ औद्योगिक प्रदेश का। ये क्वेश्चन आया हुआ है, मुझे याद आ रहा है, मैंने अंडरलाइन किया था इस क्वेश्चन को कहीं, जैसे नाम आते ही पता चल गया। इलेक्ट्रॉनिक, देखो खनिज वगैरह तो मिलते नहीं है, तो इस कारण से इलेक्ट्रॉनिक की तारें ही जोड़ेंगे फिर यहाँ पे, और क्या करेंगे। हल्के इंजीनियरिंग उद्योग है और विद्युत उपकरण प्रदेशों के प्रमुख उद्योग हैं। इसके अतिरिक्त यहाँ सूती, ऊनी, कृत्रिम रेशा, वस्त्र, हौजरी, शक्कर, सीमेंट, मशीन उपकरण, ट्रैक्टर, साइकिल, कृषि उपकरण, रासायनिक पदार्थ हैं, वनस्पति घी। ये वनस्पति घी वाला अन्य में तो नहीं आया, फिर भी थोड़ा सा अंडरलाइन कर लेना। वैसे तो ट्रैक्टर साइकिल का नहीं आया, परंतु अगर दक्षिणी भारत में देखे तो ज्यादातर वो चलता है, वहां पर कोकोनट ऑयल चलता है, परंतु यहाँ पर वनस्पति घी वाला थोड़ा सा देखना। हौजरी है, कृत्रिम रेशा है, ऊनी वस्त्र है। जो बड़े स्तर पर विकसित है, सॉफ्टवेयर उद्योग एक नई वृद्धि है, अंडरलाइन करना इस क्षेत्र की, सॉफ्टवेयर उद्योग एक नई वृद्धि है। दक्षिण में आगरा मथुरा उद्योग क्षेत्र यहाँ प्रमुख रूप से शीशे और चमड़े का सामान बनता है। मथुरा तेल परिशोधनशाला, मथुरा कहाँ पे, यूपी में। मथुरा तेल परिशोधनशाला कारखाना पेट्रो रासायनिक पदार्थों का संकुल है। प्रमुख औद्योगिक केंद्रों में गुरुग्राम, गुड़गांव, दिल्ली, मेरठ, मोदी नगर यूपी में है, पहले बताया था ना मोदी नगर, वैसे मोदी गुजरात वाला मत कर देना आप।
ये मोदीनगर यूपी का है। उसके बाद में गाजियाबाद, अम्बाला, आगरा, आगरे का पेठा और मथुरा के नाम से भी नाम लिया जा सकता है। इस क्षेत्र के प्रमुख औद्योगिक क्षेत्र है। ये लो, खत्म ही हो गया, खत्म हो गया, ले गए। कौन सा रह गया ये? 7 और 8वां। 8वां है कोल्लम तिरुवनंतपुरम। कोल्लम तिरुवनंतपुरम प्रदेश, ये कहाँ पर है? केरल में है क्या? जी केरल केरल का। में ही होना चाहिए। हाँ, केरल में, केरल। यह औद्योगिक प्रदेश तिरुवनंतपुरम, कोल्लम, अलवाय, एर्नाकुलम, ये एर्नाकुलम तो मैं गया हूँ, एर्नाकुलम और अल्जापुजा। एर्नाकुलम रेलवे स्टेशन पर उतरे थे हम, कन्याकुमारी गए थे तब। कोल्लम, अलवाय, अल्लापुझा, ये अल्लापुझा जिलों में फैला हुआ है। बागान कृषि, ये थोड़ा सा ध्यान रखना। कृषि कौन सी? बागान कृषि। बागान कृषि, जल विद्युत इस प्रदेश के औद्योगिक आदान प्रदान करते हैं। इस देश की खनिज पेटी इस नहीं, देश की खनिज पेटी से बहुत दूर स्थित होने के कारण, जो खनिज पेटी है ना उससे बहुत ज्यादा दूर है होने के कारण, कृषि उत्पाद प्रक्रमण और बाजार अभिव्यस्त अभिव्यनस्त हल्के उद्योगों की इस प्रदेश में अधिकता है। कौन से प्रदेशों की? हल्के। मैं सोचता हूँ ये क्वेश्चन आने वाला है, इंपॉर्टेंट कर दो इसको। वो सीधा क्वेश्चन पूछेगा और इसी लाइन को सीधा का सीधा डालेगा। सीधा क्वेश्चन पूछेगा कि बताओ कि कृषि उपकरण प्रक्रमण और बाजार अभिविन्यस्त हल्के उद्योगों की इस प्रदेश में पर अधिकता है, वह कौन सा औद्योगिक प्रदेश है? तो क्वेश्चन लाइन का लाइन ही उठाता है वो पूरी की पूरी। और ऐसी लाइन हमने अब तक 8 पढ़ी है ना, उन 8 में ऐसी लाइन नहीं पढ़ी हमने। और दूसरी बात ये क्या है कि इसकी दूसरी लाइन, तीसरी लाइन, दूसरी लाइन पढ़ के देखो कि बागान कृषि क्षेत्र, बागान कृषि और जल विद्युत इस प्रदेश की औद्योगिक आदान प्रदान करते हैं। पहली बात तो लौंग का, उसके अलावा इलायची की पहाड़ियां, चाय के बागान, कॉफी के बागान। है तो कर्नाटक में ही, परंतु ये कोई जरूरी नहीं है कि केरल में भी नहीं होंगे। इसके अलावा केले के बागान और कोकोनट के बागान। इलायची की पहाड़ियां भारत के लगभग सबसे दक्षिण में स्थित है, इस कारण हो सकता है कि यहाँ पर बागान आधारित है मुख्यतः। तो असल में यही बात कहना चाहते हैं कि बागान कृषि और जल विद्युत इस प्रदेश की औद्योगिक का आधार प्रदान करते हैं। अलग ही ये सेक्टर है ये। फिर क्या कहता है कि इस प्रदेश को औद्योगिक आधार प्रदान करते हैं देश की खनिज पेटी। जो देश की प्रमुख खनिज पेटी है कौन सी है? पहले तो सबसे बड़ी है छोटा नागपुर का पठार। छोटा नागपुर के पठार से दूर होने के कारण यह कृषि उत्पाद प्रक्रमण और कृषि उत्पाद प्रक्रमण, ये प्रक्रमण क्या चीज होती है कि कृषि का जितना भी उत्पादन होता है ना, कृषि का जो कोई भी चीज है उसको प्रसंस्करण और प्रक्रमण करता है, उसका कोई चीज नहीं बनाकर बेचता है उससे। और बाजार अभिविन्यस्त, और बाजार को ध्यान में रखते हुए या अभिविन्यस्त हल्के उद्योगों की इस प्रदेश में दिखता है। मेरे हिसाब से तो मोस्ट कर देना है इसको। इसमें सूती वस्त्र उद्योग, कई बार क्या होता है कि हम बड़े बड़े औद्योगिक प्रदेश पढ़ने को लग जाते हैं, छोटे औद्योगिक प्रदेश में बातें ही दो होती है और उसी से प्रश्न पूछ ले तो क्या बात है। इसमें सूती वस्त्र उद्योग, सूती वस्त्र भी है, चीनी, रबड़, माचिस, शीशा, रासायनिक उर्वरक, मछली आधारित उद्योग महत्वपूर्ण है। खाद्य खाद्य प्रक्रमण, कागज, नारियल, रेशा उत्पादन, एल्युमिनियम, सीमेंट और बहुमूल्य। कोच्चि, ये एक बंदरगाह है कोच्चि। कोच्चि में पेट्रोलियम परिशोधनशाला की स्थापना, यानी कि यहाँ भी पेट्रोलियम में परिशोधनशाला है।
तो कोच्चि में पेट्रोलियम परिशोधनशाला की स्थापना इस प्रदेश के औद्योगिक को एक नया विस्तार प्रदान किया है। नाम है कोल्लम, थिरुवनंतपुरम, अलुआ, आलुआ, कोच्चि, आलापुझा, आला अलापुझा अलापुझा और पुनलूर महत्वपूर्ण औद्योगिक केंद्र है। स्वाहा। अब बता दो भाई जल्दी जल्दी आप इसके आंसर। कौन सा औद्योगिक अवस्थापना कौन सा औद्योगिक अवस्थापना का एक कारण नहीं है? जनसंख्या घनत्व। जनसंख्या घनत्व। तो औद्योगिक अवस्थापना का एक कारण नहीं है। बाजार हो सकता है, ठीक है, पूंजी हो सकती है, ऊर्जा थी, जनसंख्या घनत्व तो नहीं था। ठीक है भाई, बढ़िया बात है। उसके बाद में भारत में सबसे पहले स्थापित की गई लौह इस्पात कंपनी निम्न में से कौन सी है? टाटा। भारतीय लौह इसको इस्पात कंपनी। कौन सी? टाटा। टाटा लो एंड इस्पात। टाटा वाली। TISC टाटा और उसको टटल है इसको हाँ। इसको कब हुई थी स्थापना इसकी? 1960। 1907 में हुई थी। पिछले फर्स्ट ग्रेड में प्रश्न आया था ये, उसमें सिर्फ ये पूछा गया था टिस्को की स्थापना कब हुई। 1907 उसका आंसर। मुझे याद भी, उत्तर याद है उसका। जब मैं इसको सोचता हूँ 1907 को, तो मुझे ऐसे लगता है जैसे वही क्वेश्चन आंखों के सामने हुई। उसके बाद में 3 नंबर है, मुंबई में सबसे पहला सूती वस्त्र कारखाना स्थापित किया गया था। मुंबई एक पतन है, क्या है? मुंबई में सबसे पहला सूती वस्त्र कारखाना स्थापित किया गया क्योंकि मुंबई एक पतन है, इसलिए मुंबई एक वित्तीय केंद्र है, इसलिए यह कपास उत्पादन क्षेत्र के निकट है, इसलिए, या फिर उपयुक्त सभी? सभी। सभी। उपयुक्त सभी। हुगली औद्योगिक प्रदेश का केंद्र है। कोलकाता हावड़ा। कोलकाता हावड़ा। कोलकाता और हावड़ा, ये नाम उसकी पहली लाइन में ही था। और उसके बाद में 5वां क्वेश्चन है और अंतिम क्वेश्चन, निम्न में से कौन सा चीनी का दूसरा सबसे बड़ा उत्पादक है? महाराष्ट्र, उत्तर प्रदेश, पंजाब और यूपी। तमिलनाडु। उत्तर फर्स्ट प्रदेश। यूपी। महाराष्ट्र है, सेकंड यूपी। महाराष्ट्र था 1/3 यानी कि 33% था क्या? उसके बाद फर्स्ट में नंबर उसने उस पे स्पष्ट, है। हाँ, तो दूसरा इसमें कौन सा था? यूपी। उत्तर प्रदेश। धन्यवाद सभी को, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। बुरी बुरी प्रशंसा सबसे करते हैं ज्यादा आपकी, आप आपकी है जुड़े। सर, आपने आज अकेले करा सब। बहुत बहुत चलो धन्यवाद। देखते अब रहे। पानी पी लीजिए अच्छे से। हम्म, मैं ये सोच रहा था, मैं झूठ नहीं बोलता, मैं अगर ये 7 पढ़ने के बाद में जैसे मैंने पेज पलटा ना, तो मुझे अगर लेसन न खत्म हुआ होता ना, तो मैं तो उस पेज को यहीं डी एंड करता। आगे अगर 4-5 पेज पढ़े होते तो मैं कहता था कि कल ही पढ़ेंगे, बस आज तो नहीं पढ़ेंगे इसको। आज तो जान खा गया ये मेरा। एक तो स्टार्टिंग का ये चीनी वाला उद्योग, इसके तो नाम पहले पढ़े हुए नहीं था, ये आगे तो इंटरेस्टिंग हो गया ये। ज्ञान आधारित उद्योग है, उदारीकरण की नीति, ये खा गए। जो भारत के औद्योगिक प्रदेश है ना, यहाँ से मुझे कोई टफ दिक्कत नहीं हुई, मैं थक तो पहले वाले में गया कि कुछ कोई चीज पड़ी हुई नहीं है। नाम आ रहे हैं ऐसे ऐसे राज्यों के नाम, 50-50 जिले बता रहे। और बताओ, कोई तैयारी वगैरह कैसी चल रही है आपकी? क्या कर रहे हो? मैं तो गांव आया हुआ था, कल जाना है वापिस। थोड़ी कमी चल रही है अभी। ट्विंकल स्टार, आपकी कैसे चल रही है तैयारी? चल रही है सर बस।
मेरे ठीक है पास भाई, एक बढ़िया, वीडियो अच्छी है बात। सर, कोई पूछता है कि कैसी तैयारी चल रही है, उसी को भेज देती हूँ बस। हम्म। नहीं देखो, एक तो ना, पहली बात तो आपको किसी प्रकार से इस डाउट में नहीं रहना है कि क्या पढ़े क्या नहीं पढ़े। इस बिल्कुल। डाउट में रहना ही नहीं। आपने फाइनल आज ही कर लिया या पहले कर चुके हो आप इससे पहले। इसके अलावा नए तो अपनी स्ट्रेटजी में बदलाव करना है, नए आपकी पढ़ाई की जो तीव्रता है ना उसमें बदलाव करना है। बस चलते रहो। लोगों को अभी तक ये पता नहीं है सिलेबस का। कोई तो लोग डाउनलोड कर रहे हैं, 50 जने तो मांगते हैं कि हमें सिलेबस दे दो, हमें सिलेबस दे दो। कोई कहता है हमें उसका बता दो, कोई पहल की गाइड बता दो, कौन सी लें कौन सी नहीं लें। कोई ऑब्जेक्टिव पूछ रहा है, कोई इंडिया ज्योग्राफी पूछ रहा है, कोई ऑथेंटिक बुक में फंसा हुआ है। हजारों लोग तो ऑथेंटिक बुक की चक्कर में फंसे हुए हैं। कौन सी ऑथेंटिक पढ़े? 50-50 बुक इकट्ठी कर रखी है, पढ़ी उनसे एक नहीं जा रही है। आप इस चीज में कभी मत उलझना। कोई बात नहीं, अगर पोस्टें थोड़ी है, अगर नए भी लग पाओ न तो आपको संतुष्टि रहेगी अगली पोस्ट के लिए। इसके अलावा केवीएस है, ईएमआरएस है, पीजीटी है, हरियाणा का है, पंजाब का है, राजस्थान का है। हजारों वैकेंसीज आती हैं। अगर नए भी आए तो भी आप क्या है कि 20-30 हज़ार रुपये ना आप अपने बलबूते पर कमा सकते हो, अगर कभी जिंदगी में भी नए लग सके तो एनसीईआरटी वगैरह पढ़ानी आती है आपको, नॉलेज है सब्जेक्ट का, तो आप किसी भी स्कूल में ज्योग्राफी पढ़ाने के लिए भी जाओगे ना तो आपको, आपका मानदेय पूरा रहेगा। तो गणपत सर हमेशा कहते हैं कि सरस्वती माता अपना कभी बोझ नहीं रखती है, उधार नहीं रखती है अपना। तो लगोगे जरूर, ठीक है ना। कभी कोई आगे लग जाएगा, कोई पीछे लग जाएगा। और एक दूसरी बात यह महत्वपूर्ण कि जैसे ही थर्ड ग्रेड आ जाए और सेकंड ग्रेड आ जाए, जगह मत छोड़ना। आज थर्ड ग्रेड लगने के बाद में, फोर्थ ग्रेड या सेकंड ग्रेड लगने के बाद में, हर एक इंसान ये चाहता है कि फर्स्ट ग्रेड की तैयारी करे। आप अगर 2 साल लगने के बाद में, 2 साल नए लगने के बाद में अगर आप उसके निरंतर बने हुए हो, आपने सिलेबस को निकाल दिया 25 बार और नया स्टूडेंट निकाल ही नहीं पाया उसको 2 बार ही, तो आप तो उससे कितने आगे हो। जो आप उसको नॉर्मल चीजें बताते हो ना, वो उसके लिए बहुत ही ज्यादा टफ है। जैसे मैं बहुत सारी बातें आपको बताता हूँ, तो बहुत सारी चीजें मेरे लिए नॉर्मल है, मैं उसको पढ़ता ही नहीं, मैं उसको स्किप करता हूँ। और जो नॉर्मल स्टूडेंट के लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है ना। तो इस कारण से क्या है, आप अपने जो बना रखा है ना गोल, उस पर अड़िग रहे ना। आज नहीं तो कल, कल नहीं तो परसों। नए हो तो कोई बात नहीं, हमें लेना वही है जो हमें चाहिए। इसीलिए तो मैंने इस ग्रुप को बंद कर रखा था पिछले कुछ दिनों से। किसी भी को नया ऐड कर ही नहीं रहे हम किसी को। जो भी है बिल्कुल अच्छे है, तैयार है बस। क्योंकि नए स्टूडेंट कई बार क्या होता है कि कई बार उनसे डिमोरलाइज होते हैं, तो उनके पास में पढ़ा हुआ कुछ मैटर होता नहीं है। फिर वो समस्याएं क्रिएट करते हैं, फिर वो पूछते हैं कि सर मैं कौन सी पढूं या कौन सी नहीं पढूं। हालांकि सारा यूट्यूब पर मैंने डाल रखा है कि आप यहाँ से कैसे। आई नहीं क्या सुशीला? चलिए, चलो। संतरो कैसी चल रही है तैयारी, सो गई क्या? चलो, गुड नाइट सभी को। और बताओ कोई। मन्नू, ये मन्नू लड़का है या लड़की है, पता ही नहीं चल रहा है। अच्छी चल रही है सर, जबरदस्त है। ये मन्नू बोलते नहीं है, 2-2 3-3 घंटे बैठे जरूर रहते हैं यहाँ पे। चलो ठीक है भाई, अच्छी तरह से। मुझे बोलो भाई। कोई बात नहीं, चलो ठीक है ले। बहुत बहुत ओके ओके सर, धन्यवाद गुड सभी को। नाइट। बहुत बहुत